मेरे पास जो चैप्टर है वो डीएनएस का चैप्टर है और रेडिट हमसे ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि हमें इस चैप्टर को पढ़ने के बाद 4 चीजें जो है वो मालूम हो। ठीक है, वो कौन कौन सी 4 चीजें हैं? उसमें सबसे पहली चीज है डीएनएस का कॉन्सेप्ट हमें होना चाहिए। डीएनएस क्या है? डीएनएस के कॉन्सेप्ट के बारे में मैं डीएनएस के कॉन्सेप्ट की तरफ जाने से पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि ये नेटवर्किंग की सर्विसेज की बैकबोन है। ये नेटवर्किंग की सर्विसेज की बैकबोन है। इस चैप्टर से एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन अगर आपका डीएनएस काम नहीं कर रहा तो आप एग्जाम के अंदर कितने मार्क्स लेंगे? कितने लेंगे? शायद आपके 50 मार्क्स आए अगर आपका क्या काम नहीं कर रहा। आप बोलेंगे सर मैं तो सब कुछ करके आया था यार, फिर ऐसा क्यों? मैंने साइबर नेट से भी कनेक्शन ले रखा है, मैंने मल्टी नेट से भी कनेक्शन ले रखा है, मोटा वाला पाइप, लेकिन मेरा डीएनएस एड्रेस सही नहीं है तो क्या होगा? वो उन पाइप्स का क्या फायदा भाई? ये मेरा क्लाइंट मशीन है, ये मेरी सर्वर मशीन है। क्लाइंट मशीन से सर्वर मशीन दरमियान सारी कम्युनिकेशन जो हो रही है वो हो रही है नेम बेस्ड। अगर मेरा डीएनएस क्लाइंट के ऊपर किसी वजह से काम करना छोड़ दे तो क्या होगा? क्लाइंट के पास सब कुछ मौजूद है, सब कुछ कॉन्फ़िगर है, वो क्लाइंट बना हुआ है, सर्वर के पास सब कुछ मौजूद है। सारे सर्वर मैंने 8 सर्वर मुझे सेटअप करने, सारे 8 के 8 मैंने 100% रटे हुए थे, कर दिए, लेकिन बीच में नेम रिजॉल्व होना बंद हो गया किसी भी वजह से, तो क्या होगा? मैं कुछ भी नहीं कर सकूंगा। बहरहाल मैं जो चीज आपको बताने जा रहा हूं वो क्या है? सबसे पहली चीज हमें डीएनएस का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। उस कॉन्सेप्ट के बाद जो दूसरी चीज है वो डीएनएस के रिकॉर्ड्स का हमें पता होना चाहिए, डीएनएस के कौन कौन से रिकॉर्ड होते हैं। जो तीसरी चीज है वो हमें इसमें उन्होंने जो हमारे कोर्स का पार्ट रखा है वो रखा है अनबाउंड। हमारे कोर्स में जो डीएनएस है वो अनबाउंड है। मैं आपको दूसरे डीएनएस के बारे में बता रहा हूं। और एक चीज हमारे पास है डीएनएस की ट्रबल शूटिंग, कि डीएनएस की ट्रबल शूटिंग कैसे होती है, अनबाउंड कैसे कॉन्फ़िगर होता है, डीएनएस के रिकॉर्ड्स कौन कौन से होते हैं और डीएनएस का कॉन्सेप्ट क्या है। ये 3 चीजें हैं जो कि 4 चीजें हैं जो कि हमें पता होनी चाहिए। डीएनएस के कॉन्सेप्ट की तरफ जाने से पहले मैं यहां पर आपको एक बात ये बताऊं कि लिनक्स में जो बिल्ट इन डीएनएस हैं वो 3 हैं। बिल्ट इन डीएनएस का मतलब क्या है? अगर मैं RHEL7 की मशीन ओपन करूंगा तो उस RHEL7 की मशीन में डीएनएस का एक टूल जिसका नाम है अनबाउंड वो भी होगा। दूसरी मशीन उसी मशीन के अंदर मजीद देखूंगा तो डीएनएस मस्करेड भी होगा, और उसी मशीन के अंदर मुझे बाइंड का पैकेज भी मिलेगा। ये भी लिनक्स का डीएनएस है। अब सवाल यह है कि इन 3 डीएनएस में से मैं कौन सा डीएनएस यूज करूं और कहां पे कौन सा यूज करूं, ये एक क्वेश्चन है। अगर मैं किसी आईएसपी में, एग्जाम्पल दे रहा हूं, अगर मैं किसी आईएसपी में हूं तो मुझे जो डीएनएस सेटअप करना चाहिए, जो पाकिस्तान की 2 बड़ी आईएसपी में सेटअप हुआ है, वो कौन सा डीएनएस है? उसका नाम है अनबाउंड, जो कि कैशिंग डीएनएस है। कैशिंग नेम सर्वर या कैशिंग डीएनएस सर्वर। कैशिंग करता है वो, फॉरवर्डिंग करता है वो। क्या करता है ये? इसकी डायग्राम कैसी बनेगी? ये एक आईएसपी है, उस आईएसपी में ये अनबाउंड जो है वो इंस्टॉल हुआ है। ये मैं हूं क्लाइंट, मेरी रिक्वेस्ट गई इसके पास, मेरी रिक्वेस्ट इसके पास गई और मैंने क्या पूछा उससे? मैंने कहा मुझे www.facebook का आईपी दो, facebook.com का आईपी बताओ। ये रिक्वेस्ट इसके पास गई, इसने आगे अपने फॉरवर्डर को भेज दिया गूगल को, गूगल के डीएनएस को, वहां से नेम रिजॉल्व हुआ। दुनिया के 13 डीएनएस सर्वर्स हैं, उन पे क्या चल रहा है?
मैंने यहां पे लिखा internic.net/ domain/namd.rwt रूट। मैं उन रूट सर्वर के बारे में जानना चाह रहा हूं कि वो कौन से रूट सर्वर्स हैं। तो मेरे सामने अभी वो रूट सर्वर आ गए हैं, अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। उनके आईपी आ गए हैं, 13 सर्वर हैं जो डॉट सर्वर्स कहलाते हैं, डॉट सर्वर्स। अभी मैं उसका एक कॉन्सेप्ट दूंगा आपको। अभी तो मैंने सिर्फ बात की है कि लिनक्स के अंदर डीएनएस है, डीएनएस क्या है, उसके मजीद उसकी डिटेल में नहीं गया, सिर्फ ये बताया कि लिनक्स में अगर आप डीएनएस करना चाहते हैं तो आपके पास अनबाउंड का ऑप्शन है, डीएनएस मस्करेड का और बाइंड का ऑप्शन है। अनबाउंड को मैं बता रहा था कि अनबाउंड कहां इस्तेमाल होता है, वहां पे जहां पे कैशिंग करनी होती है आपने डीएनएस की। और इसको हम क्यों यूज करते हैं, पहले हम कैशिंग नेम सर्वर के नाम से एक टूल आया करता था, वो इंस्टॉल करते थे, उसको रिप्लेस कर दिया इसने, और ये सिक्योर है इसलिए हम इसको यूज करते हैं। मैंने ये बात की, उसका मैं एक सिनेरियो यहाँ बता रहा था, तो सिनेरियो बताते हुए मैंने ये पॉइंट लिखा यहाँ पे कि जो भी अनबाउंड कैशिंग डीएनएस सर्वर होगा वो सर्वर कहां जाएगा, अपने पेरेंट के पास जाएगा। उसके टॉप पेरेंट में, उसके टॉप पेरेंट के अंदर जो सर्वर्स होते हैं उनको हम कहते हैं, वो 13 रूट डीएनएस सर्वर्स हैं, उनको डॉट सर्वर भी बोलते हैं। वो 13 रूट डीएनएस सर्वर आपको कहां मिलेंगे, कौन से हैं वो, मैंने यहाँ पे लिखा है internic.net जो इनको मैनेज करती है ऑर्गेनाइजेशन, डोमेन namd.root, वो उसने बता दिया। ये कौन से वाले हैं, ये बाइंड है, ये बाइंड है लिनक्स का बार्कले इंटरनेट नेम डोमेन। ये जनाब आप देख लें, ए से स्टार्ट हुआ है, उसका आईपी वर्जन 4 का आईपी भी है और वर्जन 6 का भी, और यहां से स्टार्ट हुआ और कहां तक जा रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है, एम तक जा रहा है। अगर आप इसको काउंट करेंगे तो ये 13 रूट डीएनएस सर्वर्स हैं। कोई भी क्यूरी आप करेंगे, कोई भी क्यूरी आप करेंगे तो वो क्यूरी, अगर कोई भी क्यूरी आप करेंगे तो वो क्यूरी जो है वो इनके पास पहुंच जाएगी। कैशे में नहीं होगी आईएसपी या, हाँ, ये बैकबोन है इंटरनेट की। अगर ये 13 में से कोई एक सर्वर भी बैठ जाए तो क्या होगा, बैठने का मतलब ये है कि जाहिर है वो तो उन्होंने ऐसा एनवायरनमेंट बना रखा होगा, मल्टीपल ज्योग्राफिक लोकेशंस के ऊपर उनके सेटअप्स हुए होंगे। लेकिन अगर कोई भी एक सर्वर, ये सर्वर्स के एक सर्वर, एक आईपी जो है वो सर्वर के फॉर्म्स के ऊपर लगा हुआ होगा, ऐसा थोड़ी होगा कि एक ही सर्वर है, डिफरेंट रीजन में रखे हुए होंगे ये। इनके जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट में भी बनता है, माइक्रोसॉफ्ट की तो मैंने एक बात की कि मास्टर बना हुआ है, फिर स्लेव बना हुआ है, फिर मल्टीपल स्लेव बने हुए हैं, तो वो सारे इसके अंदर भी जो है वो सारे मैकेनिज्म इसमें भी यूज हो रहे होंगे। बहरहाल मैं जो बात बताना चाह रहा था वो मैंने बताई है। अगर इसमें कोई बात पूछने वाली है तो पूछें, फिर मैं और आगे बढ़ता हूं। दूसरी बात ये, अभी मैंने आपको ये नहीं बताया कि डीएनएस करता क्या है, उसकी बात नहीं की, वो तो अभी मैं आऊंगा उसकी तरफ। एक दूसरा डीएनएस सर्वर का एक और दूसरा पैकेज है, उसका नाम है डीएनएस मस्करेड। जितने भी विर्चुअलाइजेशन के सॉल्यूशन हैं वो तमाम इसको यूज करते हैं। डीएनएस मस्करेड दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, डीएचसीपी और डीएनएस, डीएचसीपी प्लस डीएनएस। जितने भी विर्चुअलाइजेशन के सॉल्यूशन हैं ये सबके बैकएंड के ऊपर चल रहा होता है डीएनएस मस्करेड। वर्चुअल मशीन्स को जो आईपी मिल रही होती है, चाहे वर्चुअल मशीन किसी भी हाइपरवाइजर पे बनी हुई हो, उसके बैकएंड के ऊपर ये चल रहा होता है। इसका काम है, ये डीएचसीपी का काम भी करता है और ये डीएनएस का काम भी करता है। इसका नाम है डीएनएस मस्करेड। मैं अपनी एक लिनक्स की मशीन पे गया हूं, मैं अपनी एक लिनक्स की मशीन पे गया हूं जो जीयूआई में चल रही है। जीयूआई, अगर मैं इस मशीन का टर्मिनल ओपन करूं
तो आपको जस्ट दिखा रहा हूं, अगर इसमें सिस्टम CTL स्टेटस libvirtd वर्चुअलाइजेशन की सर्विस चल रही होगी तो 200%, अगर ये सर्विस चल रही होगी तो कितने परसेंट? 200% इसमें DNS मस्करेड चल रहा होगा। ये प्रोसेस चल रहा उसका DNS मस्करेड का। और ये DNS मस्करेड का काम क्या है? DNS मस्करेड का काम क्या है? इसका काम है वर्चुअल मशीनों को IP देना और वर्चुअल मशीनों का नेम रेजोल्यूशन करना। ये इसका काम है। जहां पे भी हाइपरवाइजर होगा उसके बैकएंड के ऊपर ये चल रहा होगा। अब आप बोलेंगे कि ये मेरे KVM के बैकएंड पे चल रहा है, ये VMware वर्क स्टेशन के बैकएंड पे भी चलता है, ये VMware ESXi के बैकएंड पे भी चलता है, ये Citrix के Xen के बैकएंड पे भी चलता है। क्या नाम है इसका? DNS मस्करेड। मेरे सिस्टम में वर्चुअलाइजेशन का डेमन चल रहा है और उसके ये दो प्रोसेस चल रहे हैं 41, 42। ये उसकी वारलिब, उसकी डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन फाइलें अगर आप देखें तो DNS मस्करेड के अंदर DHCP का प्रोसेस चल रहा है और वो बता रहा है कि मेरे DHCP IP रेंज ये है, यहां से यहां तक की रेंज है। फिर बता रहा है कि जनाब DNS मस्करेड के अंदर DNS का पैकेज भी चल रहा होगा, नेम सर्वर ये है, वो पूरी डिटेल बता रहा है मुझे। तो कहीं पे भी अगर आप वर्चुअलाइजेशन का काम कर रहे हैं तो वहां पे बैकएंड के ऊपर DNS मस्करेड चल रहा होता है। मैं रिपीट कर रहा हूं अपनी बात कि अगर मैं VMware का वर्क स्टेशन अपनी विंडोज की मशीन पे इंस्टॉल करता हूं और नई मशीन बनाने जाता हूं तो क्या होस्ट ओनली रखूं या नेटिव रखूं, उसको IP मिल जाती है नहीं मिलती? मिल जाती है ना। तो कोई पूछे कि कौन IP दे रहा है? तुमने तो DHCP सर्वर नहीं बनाया, हमने तो VMware का वर्क स्टेशन इंस्टॉल किया ना, हमने तो DHCP सर्वर नहीं बनाया। लेकिन VMware का वर्क स्टेशन बैकएंड के ऊपर, KVM अपने बैकएंड के ऊपर, Citrix का Xen, Linux का Xen अपने बैकएंड के ऊपर, OpenStack क्लाउड, Redhat का अपने बैकएंड के ऊपर जिस DNS की सर्विस को यूज करता है उसका नाम है DNS मस्करेड। ये सिर्फ DNS नाम तो ऐसा है लेकिन ये DNS और DHCP दोनों का काम करती है। अगर आप चेक करना चाहें तो आप सिंपल कमांड लिखें RPM-QI DNS मस्करेड, इंफॉर्मेशन लें। तो क्या बता रहा है भाई? क्या बता रहा है? यहां से यहां तक की समरी, यहां से यहां तक का पढ़ लें, यहां से यहां तक समरी पढ़ लें, बस सिर्फ समरी पढ़ लें। अरे यार खाली आता है। क्या लिखा हुआ है भाई? लिखा हुआ है अ लाइट वेट DHCP / कैशिंग DNS सर्वर, ये लिखा हुआ है। और एक तीसरी चीज जिसका नाम है बाइंड जो है वो लिनक्स का DNS सर्वर है। लोकल DNS सर्वर अगर आपको बनाना हो, पब्लिक DNS सर्वर अगर आपको बनाना हो तो असल लिनक्स का DNS सर्वर जो है वो यही है, ये है DNS सर्वर लिनक्स का। तो मैंने आपको सिर्फ इतनी सी बात बताई कि लिनक्स में DNS है। DNS क्या है भाई? क्या चीज है DNS? क्या चीज है DNS? कोई पूछे DNS क्या है तो मेरे पास उसका जवाब क्या है? देखो पहली बात तो मैंने बहुत ही सिंपल सी की, मैंने कहा DNS क्या है भाई, ये नहीं बताया कि DNS क्या है। मैंने सिर्फ कहा कि लिनक्स में अगर आपको DNS इंप्लीमेंट करना है तो लिनक्स में ये 3 पैकेज बिल्ट-इन होते हैं। आप इसमें से कौन सा यूज करेंगे? ये यूज करेंगे किस कंडीशन में, ये यूज करेंगे किस कंडीशन में, ये यूज करेंगे। अच्छा बाहर भेज देंगे।
ये यूज करेंगे किस कंडीशन में, ये बात मेरा ख्याल है क्लियर होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब मैं आ गया डीएनएस के फंक्शन की तरफ। अब मैं कहां आ गया, डीएनएस के फंक्शन की तरफ। तो डीएनएस का फंक्शन क्या है भाई? डीएनएस के फंक्शन को बताने से पहले मैंने एक बात यह बताई, नेम रिजॉल्वर। क्या बात बताई? नेम रिजॉल्वर। एक जमाना था जब लोग मशीनों को, अमेरिका का डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस अपने मशीन्स को, अपने सर्वर्स को एक्सेस करता था बाय आईपी एक्सेस करता था। अबे भाई बाद में दे देना यार, अबे यार हाँ जा भाई ले लो यार। यार सारी एक साथ लेके आके यहाँ पे रख के नेम रिजॉल्वर क्या है कि मैं बता ही रहा था कि आप पहले क्या होता था कि हमें सर्वर्स की आईपीज याद रखना पड़ती थी। अब हमें ऐसा नहीं करना पड़ता, अब हमें सारा काम किससे करना पड़ता है? नेम रिजॉल्वर। मुझे अगर फेसबुक को एक्सेस करना है तो फेसबुक का आईपी मुझे पता होना चाहिए। अगर मुझे फेसबुक का आईपी पता होगा तो मैं फेसबुक के पास चला जाऊंगा। कैसे? जरा कमांड देखिएगा मेरी, ns lookup, ले आओ भाई सारे जाके एक एक दफा यार। ये देखें मैं कहां पर आया हूं, अपनी विंडोज की मशीन पे आ गया मैं। और अगर मुझे अपनी विंडोज की मशीन पे फेसबुक को एक्सेस करना है तो मैं क्या करूंगा, या किसी भी साइट को एक्सेस करना है तो मैं क्या करूंगा, मैंने यहां पे लिख दिया, रिकॉर्डिंग अप कर दी ना, मैंने यहां पे, इतना आसान हो गया, मैंने यहां पे नाम लिख दिया। और नाम क्या लिखा है? internic.net, ये नाम लिख दिया मैंने। अगर मैं, ये खुल गया internic.net खुल गया, पावर तो लगी। internic.net लिख दिया। ये internic वो ऑर्गेनाइजेशन है जो डोमेन नेम सिस्टम को सबको मैनेज कर रही है। अगर मैं यहां जाऊंगा तो मैं क्यूरी क्या करूंगा, ns lookup internic.net, ये लिख के एंटर किया, उसने मुझे उसका आईपी वर्जन 6 का भी आईपी दे दिया और आईपी वर्जन 4 का भी आईपी दे दिया। अगर मैं दोनों में से ये वाला आईपी उठा लूं, यहां पे इस वाले आईपी को यहां से कॉपी कर लूं, विंडोज में कॉपी कैसे होता है, और यहां चला जाऊं किसी दूसरे ब्राउजर में, इंटरनेट एक्सप्लोरर में चला गया और वहां जाके उस आईपी को पेस्ट कर दिया। हो तुम, अरे मिस बोल भी नहीं सकता यार कुछ। अभी मैंने क्या लिखा, अरे तो कुछ और गलती से चला गया भाई, आईपी एहतियात से लिखना पड़ेगी। क्या आईपी लिखी थी भाई मैंने? वही आईपी नहीं लिखी थी, 192.0.4.43.9 https://inter। दिस इज नॉट सिक्योर। क्या करूं इसका? अच्छा चलो, मैंने कहा भाई NSLOOC लुकअप करो facebook.com को इंटर कर दिया। फेसबुक ने मुझे अपनी आईपी बताई, मैंने आईपी दी Ctrl+C और यहां जाके फेसबुक का आईपी यहां लिख दिया। आईपी लिखा है, आईपी नाम नहीं लिखा। तो जब मैं इंटर करूंगा तो मुझे ये पता है कि ये आईपी लगाओगे तो भी फेसबुक पे जाएगा और नाम लगाऊंगा तो भी फेसबुक पे जाएगा। वो फेसबुक पे चला गया। तो भाई बताने की बात जो है वो क्या है कि ये क्यों जा रहा है, उसका रीजन ये है कि मेरी मशीन में डीएनएस सेट हुआ हुआ है। अगर मैं अपनी मशीन का डीएनएस हटा दूं तो ये काम करना बंद कर देगा, फिर ये नहीं जाएगा क्योंकि मेरी मशीन में डीएनएस है।
मेरी मशीन में कौन सा डीएनएस है, अगर मैं ये जानना चाहूं तो मैंने कमांड लिखी, क्या कमांड लिखी, nslookup www.facebook.com। तो मेरी मशीन में कौन सा डीएनएस है, उसने बताया तुम्हारी मशीन में डीएनएस है 192.168.10.1। तुम्हारा डीएनएस ये है। ये हो सकता है कि ऑन वायर में लगा हुआ कोई एक्सेस पॉइंट हो, ये रिक्वेस्ट उसके पास जा रही हो, और 10.1 जो है ये कोई एक्सेस पॉइंट होगा यकीनन। ये आप ऐसे पकड़ सकते हो इसको, ऐसे करके 192.168.10.1 अगर मैं लिख के एंटर करूंगा तो ये कोई ना कोई एक्सेस पॉइंट होगा, उसका लॉगिन का ऑप्शन आ गया। मैं लॉगिन पासवर्ड डालूंगा, उस एक्सेस पॉइंट का एक्सेस मुझे मिल जाएगा, और फिर मैं उसके अंदर अपना यूजर नेम पासवर्ड डालूंगा, तो एक्सेस मिल जाएगा। और उसमें जाऊंगा तो उसमें लिखा हुआ होगा, वो किसी ना किसी आईएसपी का डीएनएस जो है उसमें पॉइंट हुआ होगा। मेरी रिक्वेस्ट इसके पास जाती है, ये डीएनएस कैशिंग का काम कर रहा है, उसकी रिक्वेस्ट वो लेके आगे फॉरवर्ड कर देता है, तभी मेरी मशीन के ऊपर इंटरनेट चल रहा है, अदरवाइज नहीं चलता। तो मैं जो असल बात आपको बताने के लिए जा रहा था वो क्या थी भाई, मैं अपनी मशीन पे वापस आ गया। जो बात मैं आपको बताने जा रहा था वो क्या थी, डीएनएस का काम क्या है। अगर कोई पूछे डीएनएस का काम क्या है, तो डीएनएस का काम है नेम रिजॉल्वर। ये नेम रिजॉल्वर है। नेम रिजॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका ये होता है जो पहले लोग यूज किया करते थे, एक लोकल रिजॉल्वर की फाइल होती है लिनक्स के अंदर, उसका नाम होता है etc होस्ट। अगर आप इसमें जाएं और यहां जाके फेसबुक का आईपी डाल दें, यही फेसबुक का आईपी देना, और लिख दें www.myfacebook.com। ये मैंने लिख दिया, क्या लिखा है, माई भी लगा दिया साथ में, और WQ से सेव कर दिया। अगर मैं अपनी लिनक्स की मशीन पे ब्राउजर खोलूं और उसमें मैं क्या लिखूंगा, माई फेसबुक, तो लिनक्स के अंदर भी ये फाइल होती है जिसका नाम था etc होस्ट। ये लोकल रिजॉल्वर है। और विंडोज में भी ये फाइल होती है, ये लोकल रिजॉल्वर है, विंडोज में भी रखी हुई होती है। ये अगर आपके पास होगी तो आप जाएं और यहां क्या लिखें, www.myfacebook.com। देखें मैंने क्या लिखा है, क्या लिखा है मैंने, myfacebook.com। मैंने एंटर किया, देखें क्या आएगा, फेसबुक का लोगो तो आ गया यार, लोगो तो आ गया फेसबुक का, फेसबुक का लोगो तो आ गया भाई, आ जाना चाहिए ना इसको। मैंने कहा जाओ वापस भाई, क्या है, और फेसबुक 2020 भी लिखा हुआ है नीचे, वहां पहुंचा भी दिया उसने मुझे। क्या लिखा था मैंने, www.myfacebook.com, और इंटर कर दिया। जब मैंने ये लिखा तो उसने मुझे फेसबुक का लोगो भी दे दिया और कह रहा है कुछ गलत हो रहा है। क्यों गलत हो रहा है, ऐसा मैसेज क्यों आया। ये क्या वहां तक पहुंच गया, यकीनन पहुंच गया होगा, यकीनन पहुंच गया होगा। यहां देखें, स्क्रीन को क्लियर किया, यहां देखें, पिंग करो www.myfacebook.com को। क्या ये उसको पिंग कर रहा है, नाम लिख रहा हूं तो उसको पिंग कर रहा है, यस कर रहा है, लेकिन वेब पेज नहीं खोल रहा। क्यों भाई, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि फेसबुक में, एक मिसाल दे रहा हूं, असल चीज तो ये थी कि आपको बताना कि नेम रिजॉल्व हो रहा है लोकल रिजॉल्वर से, वो etc के अंदर रखी हुई होस्ट की फाइल है, वहां मैंने एंट्री कर दी, नेम रिजॉल्व होना शुरू हो गया। ये विंडोज में भी होती है, लिनक्स में यहां पर है, विंडोज में कहां होती है, सी के अंदर बैकस्लैश, विंडोज के अंदर फिर बैकस्लैश, सिस्टम 32 के अंदर फिर बैकस्लैश, ड्राइवर्स के अंदर फिर बैकस्लैश, etc के अंदर फिर बैकस्लैश, और फिर होस्ट के अंदर ये फाइल यहां रखी हुई होती है विंडोज में, लिनक्स में यहां रखी हुई है। अगर आपके जहन में क्वेश्चन आए कि मैंने गलत नाम लिख के
गलत नाम लिख के जब मैंने भेजा तो फेसबुक के ऊपर तो जा रहा है, सही जगह पे जा रहा है, फेसबुक का लोगो भी दिखा रहा है, लेकिन कह रहा है कुछ गलती है भाई, कुछ मसला है भाई। वो मसला क्या है? वो मसला ये है कि फेसबुक के सर्वर के ऊपर लगा हुआ होगा रिवर्स प्रॉक्सी। क्या लगा हुआ होगा? रिवर्स प्रॉक्सी। रिवर्स प्रॉक्सी का काम क्या होता है? ये बचाता है एसक्यूएल इंजेक्शन के अटैक से। वो बताता है यूआरएल, सही यूआरएल डालोगे तो वहां पहुंचा देगा, गलत यूआरएल डालोगे तो वहीं रोक लेगा। उसको बताया गया है कि जब कोई फेसबुक को एक्सेस करने जाएगा ना, फेसबुक के डाटा सेंटर जहां रखा हुआ है वहां एक्सेस करने जाएगा तो पहले मेरे पास आएगा, मैं यूआरएल देखूंगा, नाम सही लिखा हुआ है, आईपी देखूंगा, सही आईपी मांग रहा है तो मैं उसको पहुंचा दूंगा बैक फेसबुक के सर्वर पे। देखो ना मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ इसमें से माई हटा दिया, माई हटा दूंगा, फौरन पहुंच जाएगा, फौरन पहुंच गया। पहले क्यों नहीं जा रहा था? उसके यूआरएल में माई लगा हुआ था और उस रिवर्स प्रॉक्सी सर्वर को ये बात बताई गई है कि यूआरएल अगर ये हो तो जाने देना, वरना क्या करना, डिस्कार्ड कर देना, उस सर्वर तक नहीं पहुंचाना जहां पे वो जाना चाहता है। क्योंकि बात क्लियर हो रही है? अटैकर यूआरएल तो देता है, उस यूआरएल से उस सर्वर पे पहुंचता है और फिर उसके आगे ऐसा कर देता है एंड। ये मिसाल दे रहा हूं आपको मैं, ये मेरा टॉपिक अभी नहीं है, ये मिसाल दे रहा हूं कि मैंने कहा भाई वहां पहुंच के ये वाली स्क्रिप्ट चला देना। यहां पे लिख दिया वहां पहुंच के एसक्यूएल की ये क्यूरी चला देना। नवीद भाई सही बता रहा हूं ना? ऐसे ही होता है ना? हाँ, यूआरएल में देते हैं ना, यूजर नेम की जगह पे एसक्यूएल की क्यूरी चला दी, पता लगा बैंक के सारा जो है ना वो क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन आ गई। बहरहाल मेरा जो असल चीज जो बताने वाली है वो क्या है भाई? ये है कि आपको ये पता हो कि डीएनएस का मेन काम क्या है। तो डीएनएस का काम है नेम रिजॉल्व करना, और नेम रिजॉल्व करने के लिए एक लोकल रिजॉल्वर होता है, एक लोकल फाइल होती है जो कि यहाँ पे रखी होती है लिनक्स में, यहाँ पे रखी होती है विंडोज में, और दूसरा होता है डीएनएस सर्वर। ये इसका पर्पज है। इसमें जो दूसरी चीज है, अगर आपको इसका बात समझ में आ गई और कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर इसमें दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है रिसोर्स रिकॉर्ड। वो कौन कौन से होते हैं वो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले अगर आपको फिर मैं आपको कॉन्फ़िगर करके दिखाऊंगा। मैंने यहां पे कौन कौन से रिकॉर्ड होते हैं मिसाल के तौर पे एक एक रिसोर्स रिकॉर्ड को समझा रहा हूं। मैं ये देखना चाह रहा हूं कि एनएस लुकअप, ये एनएस लुकअप एक कमांड है रिसोर्सेज के रिकॉर्ड डीएनएस से क्यूरी करने की। एनएस लुकअप ये एक कमांड है, दूसरी कमांड है डिग, तीसरी कमांड है होस्ट। ये कमांड्स हैं जो एनएस जो नेम सर्वर से या डीएनएस से लुकअप करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। और भी होंगी, मुझे होस्ट का, डिग का, एनएस लुकअप का, इन कमांड्स का पता है। नेम सर्वर क्या बताता है? सबसे पहली चीज
ईमेल सिस्टम बगैर नेम सर्वर के काम नहीं कर सकता। बैकबोन है नेम सर्वर की, ईमेल सर्वर की डीएनएस। क्यों भाई? ये देखें, ये मेरा ईमेल सिस्टम है। अगर मैं यहां से मेल भेजूं किसे, जरा देखिएगा, मैंने कहा मेल -s एक टेस्ट ईमेल करो। किसे करो? tayyab@cttc.net.pk। ये मेरा एक एड्रेस है, मेल कर रहा हूं यहां से। बल्कि एक ऐसा डोमेन लिख दिया जो है ही नहीं, tayyab@tayyab.pk। ये मैंने ईमेल की है, इंटर, और कहा दिस इज टेस्ट ईमेल, इंटर। ये मेरे सिस्टम से ईमेल निकल गई। और दूसरी ईमेल किसको भेज रहा हूं? tayyab@cttc.net.pk। ये मेरा सही एड्रेस है, मैंने कहा इस पे भेज दो, इंटर। क्या ईमेल है? दिस इज सेकंड टेस्ट ईमेल, इंटर, डॉट लगाया, इंटर। ये मैंने 2 ईमेल भेजी हैं। इन दोनों ईमेल्स का स्टेटस क्या होगा अभी आपको पता चल जाएगा। मेरे सर्वर ने क्या किया होगा बैकएंड पे, वो बता रहा हूं मैं आपको। मेरे सर्वर ने ये किया होगा कि एक कमांड चलाई होगी बैकएंड पे, और ये मालूम करने की कोशिश की होगी। क्या मालूम करने की कोशिश की होगी? कौन सा रिकॉर्ड? देखें, मैंने आपको एक चीज बता रहा था, और मैंने कहा कि रिकॉर्ड्स के बारे में बता रहा था, और मैंने कहा कि भाई बैकबोन है, ईमेल की बैकबोन है डीएनएस। अगर डीएनएस नहीं चलेगा, ईमेल नहीं चलेगी, चाहे वो किसी की भी हो। ये नहीं कि माइक्रोसॉफ्ट की चलेगी, जीमेल की चलेगी, हॉटमेल की चलेगी, हमारी नहीं चलेगी, किसी की भी नहीं चलेगी। क्यों भाई? कौन सा रिकॉर्ड है? जब भी किसी एक ईमेल सर्वर को दूसरे ईमेल सर्वर को मेल करनी होती है तो वो क्या करता है? वो MX रिकॉर्ड चेक करता है। कौन सा रिकॉर्ड चेक करता है? MX। अब मेरे सर्वर को ईमेल भेजनी थी, एक ईमेल मैंने सेंड की है, टेस्ट ईमेल, किसको? tayyab@tayyab.pk को, tayyab@tayyab.pk को। इस ईमेल का क्या हुआ होगा, उसके जवाब में क्या लिखा आ रहा होगा, अभी मैं आपको दिखाता हूं। लॉक तो बनी होगी ना। एक ईमेल मैंने की tayyab@cttc.net.pk को, तो इसके जवाब में क्या आ रहा होगा वो भी मैं आपको दिखा रहा हूं। अब मैंने कहा कि उसने किया क्या होगा, उसने एक कमांड चलाई होगी, MX मालूम किया होगा, MX मेल एक्सचेंजर मालूम किया होगा, किसका? tayyab.pk का। तो उसने कहा कि tayyab.pk होस्ट tayyab.pk नॉट फाउंड, और ये मैसेज दे दिया। जबकि इसके बारे में उसने क्या मैसेज दिया? जो सही डोमेन था उसके बारे में कहा कि इसकी मेल जो है ना, इस डोमेन की अगर मेल आएंगी तो उसको कौन हैंडल कर रहा है? उसको ये हैंडल कर रहा है। हमने कहा भाई ये कौन है MX के लिए? ये कौन है? ये कौन है भाई? तो इसको मैंने यहां से किया कॉपी, और इससे क्या मालूम किया, बोला होस्ट -a, इसका A रिकॉर्ड बताओ, उसका IP बताओ। जब वो बताया तो उसने बता दिया ये है जो cttc.net.pk की ईमेल हैंडल करने वाला सर्वर है। किस को ईमेल भेजी थी? ईमेल उस वक्त तक नहीं जाएगी जब तक आपकी ये 2 रिकॉर्ड जो है वो आपके, एक ये रिकॉर्ड, एक ये रिकॉर्ड, जब तक ये 2 रिकॉर्ड जो है वो मैच नहीं होंगे। सेंडिंग करने वाला सर्वर 2 रिकॉर्ड चेक करता है, पहले वो MX देखेगा, और फिर MX जब पता चल जाएगा तो फिर वो उसका A रिकॉर्ड देख के और उस सर्वर तक ईमेल पहुंचा देगा। और अगर DNS काम नहीं कर रहा होगा तो क्या ये काम होगा? नहीं होगा। वैसे ही अभी मैंने ये बता दी बात, लेकिन मैं आपको दूसरे टर्मिनल के ऊपर, मैं आपको दूसरे टर्मिनल के ऊपर ये दिखा रहा हूं कि मेरी मेल का स्टेटस क्या है। टेल आखिर की 10 लाइनें दिखाता है, मैंने कहा टेल, चलो टेल ही देखना। टेल माइनस आखिर की 20 लाइनें दिखाओ,
वार के अंदर, लॉग के अंदर मेल लॉग के नाम की एक होगी, उसकी 20 लाइनें दिखाओ आखिर की, और उसको भी पेज वाइज दिखा देना, ऐसा ना हो 20 की 20 तुम एकदम निकाल दो। कुछ लिखा हुआ यहाँ पे कहीं? ईमेल गई है? बोला है मैंने, यहां से देखें, कह रहा है मेरे पास पोस्टफिक्स, इसमें ईमेल का डोमेन, इसमें ईमेल का सिस्टम पोस्टफिक्स है जो बाय डिफॉल्ट चल रहा होता है। कह रहा है मैंने एक ईमेल उठाई, मुझे मेरे पास आई, किसके पास से आई? मेरे पास एक रूट के पास से ईमेल आई, वो हम ईमेल में पढ़ेंगे मजीद डिटेल में। आई, मेरे पास कोई एंटीवायरस, कोई एंटी स्पैमिंग, कोई ऐसा सिस्टम नहीं था चेक करने का, मैंने उसको क्लीन अप करार दे दिया। क्लीन है भाई, वो क्लीन है भाई, ये उसका मैसेज आईडी है और ये मेरी मशीन से निकल के आई थी, पिक हुई, क्लीन हुई, क्यू मैनेजर में चली गई, क्यू मैनेजर में चली गई, क्यू मैनेजर में जाने के बाद क्यू में लग गई। अगर वो लोकल होगी, लोकल किसी नॉर्मल लोकल यूजर को दी होगी तो यहां पे आएगा LMTP। अगर वो बाहर जाने वाली होगी तो यहां पे लिखा आ रहा होगा SMTP। चौथी चीज है ये। आया आगे आया, बोला मैं तैयब को भेजना चाह रहा हूं ईमेल, मैंने रिले की, नहीं की, यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ गया? क्या लिखा हुआ आ गया यहाँ पे? बाउंस। मैसेज क्या लिखा आ रहा है? होस्ट और डोमेन नॉट फाउंड, नेम सर्विस एरर फॉर नेम tayyab.pk। टाइप मैंने AAA4A भी मालूम किया, उसका होस्ट नहीं मिला मुझे जिसको ईमेल डिलीवर करनी है tayyab.pk की, वो मुझे नहीं मिली। ये तो हो गया एक बात। अब दूसरी बात देख लो, दूसरे के बारे में क्या कह रहा है भाई? वो दूसरे के बारे में भी कुछ कह रहा है। अच्छा, उसके बाद उसने ये भी कहा, जरा सम देखिएगा, उसके बाद उसने कहा जब बाउंस हो गई, मैं आगे भेज ही नहीं पाया, तो बाउंस क्या होती है? भाई मेरे पास एक ईमेल आई, मैंने वापस दे दी, किसको दी? SMTP, बाउंस हुई ना। बोला दोबारा पोस्टफिक्स के पास आई, बाउंस ईमेल थी, क्यू मैनेजर में गई और पोस्टफिक्स लोकल डिलीवर कर दी मैंने, डिलीवर टू मेल बॉक्स। यानी कि ये तैयब का जो रूट ने भेजी थी ना, रूट ने, तो रूट के जो मेल बॉक्स है यहाँ पे लिनक्स के अंदर, उस मेल बॉक्स में चली गई होगी, रूट के पास वापस चली गई, रूट नहीं गई तुम्हारी ईमेल। अब दूसरी को देखते हैं थोड़ा सा स्क्रॉल करके, क्या दूसरी के पास भी कोई ईमेल आई है? क्या दूसरी के पास भी कोई ईमेल आई है? देखो यहाँ पे पिकअप से स्टार्ट होता है ये पिकअप, 1933-28 के ऊपर ये ईमेल आई, रूट से दोबारा आई, कहां जाने के लिए आई? क्लीन अप हो गई, क्यू मैनेजर में गई, यहां से आई थी, कहां जाने के लिए आई थी? SMTP2। किसको जाने के लिए आई थी? सही, ctdc.net रिले ctdc.net.pk 78 क्या लिखा हुआ आया? सेंड। क्यों? कौन सा आईपी लिखा हुआ है यहां देखो, ctdc.net 78 128 76 165 कोड है 25। बोला मैंने भेज दी। स्टेटस में क्या लिखा हुआ है? मैंने सेंड कर दी। जाके चेक कर लो अपना मेल बॉक्स। क्या CTTC का यही एड्रेस था? अगर मैं लेस हटा दूं तो क्या CTTC का यही एड्रेस है? NS लुकअप क्या था? ctdc.net.pk, क्या यही एड्रेस है जो लिखा हुआ है ऊपर? 78 128 76 165 यही है? चेक करो जरा, मैच कर रहा है। ये ईमेल इसके बाद पहुंच गई, मेरे दिल में आया, मैंने कहा पता नहीं पहुंची भी है नहीं पहुंची, पता नहीं पहुंची भी नहीं है पहुंची। मैंने कहा चेक कर लेता हूं भाई, ये क्या चीज है, यहां नहीं खुलेगा। अभी जाके चेक कर लेता हूं क्या मेरी मशीन से कोई ईमेल इसके पास गई है। चूंकि उसका MX रिकॉर्ड था और उसका, आइए भाई कोई नजर आ रही है यहाँ पे आइए कोई, इन्होंने कहा स्पैम में होगी, कहाँ है? हाँ क्या जंग में आती है?
आना तो चाहिए भाई, जब वो कह रहा है मैंने भेज दी तो आ क्यों नहीं रही नजर? इनबॉक्स में आएगी क्या? इनबॉक्स में भी नहीं आ रही। हाँ तो जीमेल ही तो है ये, वो बैकएंड पे जीमेल ही तो है। हाँ ना, वो जीमेल का ही तो एड्रेस है वो। हाँ ना भाई, जीमेल का ही एड्रेस है यार। हाँ हाँ दिया हुआ इधर ही आती है, इधर ही आती है यार। अच्छा मैंने कहा चलो अगर यहाँ से नहीं आ रही, अगर मैंने कहा यहाँ से नहीं आ रही तो भाई याहू पे तो आ जाएगी ना। याहू खोल लिया मैंने, वैसे याहू का मुझे पासवर्ड याद नहीं है, लेकिन मुझे 100% ये मालूम है कि जो मैं ईमेल भेजूंगा वो कहाँ जाएगी। mail-s टेस्ट ईमेल करो, किसे करो? कर दो भाई, दिस इज टेस्ट ईमेल फ्रॉम ऑन वायर डेस्क। ये भेज दी मैंने, डॉट लगा के एंटर कर दिया। मेरी मेल कहाँ गई? टेलएफ वार लॉग मैसेजेस। अगर आप देखना चाहें तो आप देख लें। क्या वो, अरे यार बता भी नहीं रहे, वार लॉग मेल लॉग, क्या वो चली गई? याहू के ऊपर चली गई? उसने कहा हाँ याहू पे चली गई, MTA याहू, और ये सेंट हो गई। कौन से उस पे गई है? ये उसका याहू का पब्लिक IP है, उसने बता दिया चली गई। आप जाके याहू पे चेक कर लो, वहां पे भी आ जानी चाहिए, आ जाती है। नहीं आती, देखो साइन इन है, मेल चेक करूं। अबे यार पासवर्ड पता नहीं। अच्छा अभी चेक कर लेते हैं। 2-4 महीने से मसला नहीं आ रहा, सिक्योरिटी टाइट हो गई है मसला। देखें भाई कहां पे आती है? स्पैम में आ रही है या नहीं आ रही? आ रही है नहीं आ रही? यही लिखा हुआ था ना उसमें, दिस इज ईमेल फ्रॉम ऑन वायर डैश 7:43 पे, यही लिखा हुआ था ना। और क्या ये गौर से देखिएगा जरा, क्या ये वही ईमेल है जो मैं जिसकी बात कर रहा हूं? वो कहां से चेक करते हैं? मेल का हेडर कहां से? मोर में आए ना, व्यू रॉ मैसेज, व्यू रॉ मैसेज। इस रॉ मैसेज को मैंने यहां से कंट्रोल A किया, कंट्रोल C किया, वो मुझे बता देगा। रॉ मैसेज को जब एनालाइज करूंगा तो IP बता देगा मुझे कि कहां से आ रहा है ये। एनालाइज है। असल में मेरा मकसद ये नहीं है आपको दिखाना, मेरा तो सिर्फ एक मकसद है, और वो ये है कि मैं आपको ये दिखाऊं। यहां देखिएगा मेरा पब्लिक IP क्या है भाई? curl curl if config.me। मेरा पब्लिक IP क्या है? सॉरी, उसने कहा भाई if config की स्पेलिंग सही नहीं है। मेरा पब्लिक IP क्या है? मेरी मशीन से ईमेल गई है तो ये पब्लिक IP उस हेडर के अंदर लाजमी होगा। कॉपी किया मैंने यहां से, यहां देख लें, यहां देख लें, क्या ये मेरा पब्लिक IP इसमें कहीं पे मेंशन है? क्या मेरी मशीन का कोई नाम कहीं पे आ रहा है? आ नहीं रही है? rhlui.synergy.edu.pk से ईमेल, वहां से ईमेल उस मशीन से निकली है और निकल के जनाब ये यहां से होती हुई यहां पे आ गई, और जनाब उसने बोला ये डिलीवर भी हो गई। जीमेल पे भी चली गई होगी, पता नहीं, शायद मैं एड्रेस, शायद वो मेरा दूसरा एड्रेस है, लेकिन वो था ऐसे ही, पता नहीं, आ जानी चाहिए थी यहाँ पे। तो देखो अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं। मैंने आपको कौन से रिकॉर्ड बताए? MX रिकॉर्ड। MX रिकॉर्ड क्या है? MX रिकॉर्ड किसी भी डोमेन का होता है, इसका डोमेन का रिकॉर्ड होता है, ये डोमेन का। MX रिकॉर्ड हमेशा किसका होता है? डोमेन का। कि इस डोमेन की ईमेल्स को कौन हैंडल करता है, वो कहते हैं, उसको कहते हैं MX, मेल एक्सचेंजर।
इस डोमेन की ईमेल कौन रिसीव करता है? ये देखो, होस्ट माइनस टी टाइप mx, किसका mx मालूम कर रहा हूं? hbl.com का। अगर मैं hbl.com का mx मालूम करना चाहूं, अगर मैं hbl को ईमेल करूंगा तो कौन है जो हैंडल करेगा, कौन है जो रिसीव करेगा, कौन है जो कौन है जो रिजेक्ट करेगा? कौन करेगा? वो ये करेगा। अब मैंने कहा इसका नाम तो पता चल गया, इसका आईपी कैसे पता चलेगा? तो बोला अभी आईपी पता कर लेते हैं। ये है उसका जो ईमेल हैंडल करता है। कॉपी किया उसको यहां से और क्या लिखा? होस्ट माइनस टी ए रिकॉर्ड बताओ। तो ए रिकॉर्ड इसका ये रहा। उसने कहा ये एक अकेला नहीं है बल्कि इसके पीछे दो हैं। तो मुझे पता चल गया कि भाई ये दो हैं। ए रिकॉर्ड किसका होता है? ए रिकॉर्ड होता है सर्वर का। जिस तरह वो डोमेन का होता है, इस तरह ए रिकॉर्ड किसका होता है? सर्वर का। अब एक रिकॉर्ड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? ये बात समझ में आई है? दो। अब चलो मैं ईमेल वाले रिकॉर्ड को जरा पूरा कर लूं, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ये बात समझ में आ गई? अब आ जाओ तीसरी बात पे। अब आ जाए तीसरी बात पे। वो क्या है? ए रिकॉर्ड तो आपको पता चल गया, एमएक्स रिकॉर्ड भी आपको पता चल गया। एक रिकॉर्ड होता है जिसे रिसीव करने वाला, ये तो भेजने वाले को चाहिए ना, सेंडर को चाहिए, सेंडर को चाहिए, ये सेंडर को चाहिए। सेंडर ने पहले एमएक्स मालूम किया, एमएक्स का पता चल गया तो फिर उसने उसका ए रिकॉर्ड मालूम करके ईमेल उसको दे दी। ईमेल या तो इसके पास जाएगी या इसके पास जाएगी। दोनों के अंदर नाम में क्या फर्क है? दोनों के नाम में कोई फर्क नहीं है, दोनों के सिर्फ आईपी एड्रेस में फर्क है। 4 और 5, 4.36 और 5.36, नाम दोनों का एक ही है। अब रिसीव करने वाले की तरफ आ जाएं। अब रिसीव करने वाले की तरफ आ जाएं। रिसीव करने वाला क्या चीज चेक करता है? रिसीव करने वाला सबसे पहली चीज जो चेक करेगा वो ये चेक करेगा, अगर उसके पास ये फीचर इनेबल होगा तो, कि जो मुझे भेजने वाला है, जो मुझे भेजने वाला है वो ऑथोराइज्ड भी है भेजने के लिए या नहीं। वो कैसे पता चलेगा उसको? वो कैसे पता चलेगा? होस्ट माइनस टी HB, होस्ट माइनस टी TXT रिकॉर्ड किसका? TXT रिकॉर्ड किसका? hbl.com का। TXT रिकॉर्ड बताओ। ये TXT रिकॉर्ड में कौन सा रिकॉर्ड चेक होता है? कौन सा रिकॉर्ड चेक होता है वो मैं आपको बता रहा हूं। मैं किसी और का मालूम कर रहा हूं। मैंने मालूम कर लिया फॉर एग्जाम्पल TXT रिकॉर्ड किसका? चलो HBL का ही मालूम कर लेते हैं। क्या मालूम किया? TXT रिकॉर्ड। इस TXT रिकॉर्ड के अंदर मुझे क्या पता चलता है? एक, पहला, जब भी मैं TXT मालूम करूंगा, TXT मालूम करने का तरीका, ये रिकॉर्ड की टाइप है, इसको मालूम करने का तरीका क्या है? क्या मैसेज दिया उसने? मैंने कुछ गलत किया है क्या? क्या मैसेज लिखा हुआ है? इसका क्या मतलब है? अरे क्या बात कर रहे हो यार? ये देखो भाई, क्या रहा है मेरा, कह रहा है तुम्हारा इंटरनेट बंद हो गया भाई। कह रहा है तुम्हारा, अरे इंटरनेट तो चल रहा है, इंटरनेट तो चल रहा है। फिर मैंने दोबारा बोला, मैंने कहा होस्ट कोई भी मालूम कर सकता है तो भाई,
मैंने कहा चलो स्मॉल में txt लिख के बता दो मुझे, किसका, hbl.com का, hbl.com डॉट का। मैंने कहा यार ऐसा करो किसी और का बता दो, onwire.pk का। आ गया भाई। क्या आया ये क्या चीज आई है, इसका क्या मतलब है? txt रिकॉर्ड मालूम किया था, उसमें onwire.pk का डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट रिकॉर्ड दे दिया, v इज इक्वल टू SPF, SPF कहते हैं सेंडर पॉलिसी फ्रेमवर्क, सेंडर पॉलिसी फ्रेमवर्क SPF, ये मैंने यहां लिखा हुआ, ये txt रिकॉर्ड की कैटेगरी में आता है। ये कौन चेक कर रहा है? जिसके पास ईमेल गई, जिसके पास ईमेल गई वो चेक कर रहा है। और क्यों चेक कर रहा है? क्यों चेक कर रहा है? उसकी वजह है, ऑनवायर ने ये रिकॉर्ड बना रखा है, इसको कहते हैं डीएनएस में txt रिकॉर्ड बना रखा है, इस रिकॉर्ड को कहते हैं SPF रिकॉर्ड। उसकी टाइप होती है, रिकॉर्ड की टाइप होती है txt, लेकिन उस रिकॉर्ड को कहते हैं SPF रिकॉर्ड, सेंडर पॉलिसी फ्रेमवर्क। अगर कोई चाहता है कि उसकी ईमेल दूसरे तमाम लोग रिसीव करें बगैर किसी इशू के, तो उसको चाहिए कि अपना txt रिकॉर्ड बना ले। txt रिकॉर्ड में क्या होता है, अब आजकल तमाम मेल सर्वर जो है वो ईमेल को रिसीव करने से पहले ये देखते हैं कि इस डोमेन से आने वाली जो ईमेल है वो चेक क्या करते हैं, वो जाते हैं डीएनएस के ऊपर और रिकॉर्ड चेक करते हैं कि इस डोमेन से आने वाली ईमेल, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इस डोमेन से आने वाली ईमेल या तो इस वाली पब्लिक आईपी से आएगी, या तो इस वाली पब्लिक आईपी से आएगी, या फिर माइक्रोसॉफ्ट के production.outlook.com से आएगी। इसके अलावा कहीं से भी आए तो उसको क्या कर देना, रिजेक्ट कर देना। मेरे डोमेन से अगर ईमेल आएगी तो उस ईमेल के हेडर में ये वाली आईपी होगी, या ये वाली आईपी होगी, या ये वाली आईपी होगी। इसके अलावा इस spf.production.outlook की जो भी आईपी होगी, 1 हो या 10 हो बैकएंड पे, वो आईपी होगी। उसके अलावा कहीं से भी ईमेल आपके पास आए और वो मेरा डोमेन हो उसमें, तो आप उसको क्या कर दीजिएगा, रिसीव नहीं कीजिएगा, रिजेक्ट कर दीजिएगा। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? मेरे पास एक ईमेल आई, अभी भी आई हुई, मैं दिखाता हूं आपको। कहां से आई? अल हबीब बैंक से। क्या ईमेल आई? आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, और पता नहीं 2-3 बातें उसने लिखी उन्होंने। मैंने ईमेल पे क्लिक किया, अल हबीब बैंक की, मेरे जहन में था वो हबीब के अंदर अकाउंट है, तो मेरे जहन में पता नहीं क्या था, मैंने क्लिक किया तो लिखा हुआ था आपका अकाउंट 25 को क्लोज हो जाएगा, और 20 पता नहीं कौन सी 25 को क्लोज हो जाएगा, 31 तक आपको ये होगा वो होगा, इस तरह की ईमेल थी। अब मैंने ईमेल पढ़ी, और ईमेल पढ़ के, क्योंकि मेरे सर्वर ने उसको रिसीव कर लिया। अब फर्ज करो अगर मेरा बैंक अल हबीब में अकाउंट होता तो मैं क्या करता? उसने 4 जो बातें मुझसे पूछी थी वो मैं 4 बातें लिखता और उसको रिप्लाई कर देता, क्योंकि वो कहां से आई थी? वो मैनेजर के, बैंक मैनेजर के कस्टमर सपोर्ट के आईडी से आई भी थी मेरे पास, और मैं वो रिप्लाई कर देता। और जब मैं वो रिप्लाई कर देता तो उसके बाद फिर क्या होता? कुछ भी हो जाता। फिर मैं बैंक जाता, बोलता भाई आपके पास से आई थी, मेरे पैसे निकल गए, और ये हो गया वो हो गया। तो बोलते भाई हमारे पास से कहां आई थी, हमारे पास से कहां आई थी? क्या सबूत है आपके पास हमारे पास से आई थी? खोलो मेल, निकालो उसकी डिटेल, डालो, एनालाइज करो उसका हेडर, रॉ एनालाइज करो। वहां पे जो आईपी आ रही होती वो कौन सी आ रही होती? वो आईपी आ रही होती जो चाइना की थी। तो मैं उनको, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि मैंने दुकानदार को बोला भाई मेरा बच्चा आए ना तो दूध दे देना उसको,
सारे मोहल्ले के बच्चे जा रहे हैं और दूध ले रहे हैं। देगा क्या वो? भाई मैं उसको बचाऊंगा ना, ये वाला आया तो देना, इसके पैसे मैं दूंगा, बाकी ये नहीं कि कोई भी बच्चा आ रहा है तुम दे दो। तो ये आपके सर्वर के अंदर, आपके ईमेल सर्वर के अंदर ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि ईमेल को रिसीव करने से पहले ये देखे। क्या देखे? क्या देखे भाई? कि ये ईमेल इस डोमेन से जितनी भी ईमेल कहीं पे भी जाएंगी, ये रिसीव करने वालों की जिम्मेदारी है कि वो ये मेक श्योर करें कि ये ईमेल यहीं से आई है, अगर आई है तो रिसीव कर लें, और अगर उन्होंने ये मेक श्योर नहीं किया और रिसीव कर ली तो ये जिम्मेदारी उनकी है। कोई लीगल एक्शन किसी किस्म का भी आप उनको, वो ना आपके खिलाफ ले सकते हैं और ना ही वो आपको किसी किस्म का कोई क्लेम कर सकते हैं। क्यों भाई? जब हमने पब्लिश किया हुआ है, सिर्फ एक नहीं, सारी कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज यही करती हैं। मैंने यहां पे इसके बजाय लगा के दे दिया, क्या पब्लिश नहीं किया हुआ उन्होंने? क्या उन्होंने पब्लिश नहीं किया हुआ? उन्होंने क्या क्या रखा है? हमारी ईमेल अगर आएगी तो यहां से आएगी, यहां से आएगी, और उसके अलावा किसी और आईपी से आए तो उसको आपने रिजेक्ट कर देना, ऑल रिजेक्ट, नहीं रिसीव करनी। हमारा ईमेल सर्वर का ये आईपी है, हमारा ईमेल भेजने वाले का ये आईपी है, उसके अलावा कोई और दूसरा हम आईपी यूज नहीं करते। अगर उसके अलावा किसी और आईपी से आपके पास ईमेल आए, कोई स्पूफिंग हो डोमेन की, कोई दूध लेने आया, बोले मैं तो तैयब भाई का बेटा हूं, तो दूध वाला दूध अगर देगा तो ये उसकी जिम्मेदारी है, मेरी थोड़ी है। तो ये रिकॉर्ड कौन सा रिकॉर्ड है? एसपीएफ रिकॉर्ड, जिसमें हम भेजने वाला अनाउंस करता है, भेजने वाला बताता है कि भाई मैं जो ईमेल भेजूंगा वो सिर्फ इस वाले ईमेल एड्रेस से भेजूंगा, उसके अलावा किसी और से अगर आएगी, और जो नहीं बताता उसकी ईमेल, उसकी ईमेल, अब इन्होंने क्या बता रखा है? इन्होंने कहा है हमारी जो ईमेल आएगी ना वो हमारे एमएक्स से आएगी, जो हमारा ईमेल रिसीव करने वाला है वो हमारा भेजता भी है, उसका जो एड्रेस है ए, उसी का जो ए रिकॉर्ड है उससे आएगी। और तुम एमएक्स भी तुम्हें नहीं मिले, ए भी ना मिले, तो ये हमारी आईपी है, इससे आएगी, और ये दूसरी हमारी आईपी है, इससे आएगी। इसके अलावा साइन लगा हुआ है ये वाला, इसमें कौन सा लगा हुआ था? इसमें कौन सा लगा हुआ था? इसमें कौन सा लगा हुआ है? थोड़ा सा टेढ़ा। इसका मतलब क्या है वो आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसमें और इसमें जो है वो क्या है? थोड़ा सा यूं करके, वो टिल्ड है ना भी। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर उसके अलावा भी किसी आईपी से आ जाए तो हम फिर तुम्हारे ऊपर छोड़ रहे हैं, तुम रिसीव करना चाहो तो कर लेना, और रिसीव नहीं करना चाहो तो नहीं करना। तो इन्होंने ऐसा क्यों रखा है? अगर मैं इनसे पूछूं भाई तुमने ऐसा क्यों रखा है, बोले यार वो कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो है ना, हमारे एप्लीकेशन सर्वर हैं, उनसे भी ईमेल जो है ना कस्टमर को चली जाती है, तो भाई उसका आईपी लो, इधर डाल दो। बोले अच्छा डाल देंगे। क्या बोला? अच्छा डाल देंगे। तुम थोड़ा सा सॉफ्ट रखो, हल्का हाथ रखो, और यहां पे क्वेश्चन मार्क लगा होता है, उसका मतलब है भाई इनसे आ रही है तब भी रिसीव कर लो, इनसे नहीं आ रही तब भी हम तुम्हें कह रहे हैं रिसीव कर लो। लेकिन इसका मतलब है सॉफ्ट लुकअप, थोड़ा सा हल्का हाथ रख लो। अभी हम अपने सिस्टम को सही कर रहे हैं, अभी हम अपनी आईपी सेट कर रहे हैं, XYZ। ये डिपेंड करता है ना, जिसको पता ही नहीं होगा बेचारे को, वो क्या करेगा? तो ये बोलेगा भाई तो ईमेल रिसीव कर लो यार। कौन सा रिकॉर्ड था ये?
ये डीएनएस का रिकॉर्ड है। हाँ, अब इसने बड़ी प्यारी बात की है। इसने बोला सर जी ये रिकॉर्ड रहेंगे कहां पे, ये रिकॉर्ड रहेंगे कहां पे, किधर स्टोर होते हैं ये रिकॉर्ड? वो देखो, मैंने कहा ns लुकअप, या मैंने ऐसे कर दिया होस्ट -t। मैं ये जानना चाह रहा हूं HBL वालों ने कौन सा सर्वर है जो HBL वालों ने रखा हुआ है, उनका DNS सर्वर कौन सा है जहां पे सारे HBL वाले अपना रिकॉर्ड डालते हैं, वो कौन सा सर्वर है? बोला वो ये वाला है। और बोला जहां पे वन लिंक वाले डालते हैं वो कौन सा सर्वर है? यही है ना भाई? बोला वो जो वन लिंक वाले जहां पे अपने रिकॉर्ड फीड करते हैं, फिर वो जो रिकॉर्ड जहां फीड किया जाता है वो रिकॉर्ड तो फिर सारे दुनिया में प्रोपेगेट हो जाता है ना, लेकिन वो जिनके पास इनका एक्सेस होगा, जहां पे जाके अपने रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, करेक्शन करनी है तो करते हैं, वो कौन सा है? वो बता दिए, वो ये वाले दो सर्वर हैं, ns1 cachparking.com, ns2 cachparking.com। ये इनके दो DNS सर्वर हैं जिसके ऊपर ये डालते हैं अपने रिकॉर्ड। और फिर वो रिकॉर्ड पूरी दुनिया में क्या हो जाते हैं? प्रोपेगेट हो जाते हैं। कहीं 4 घंटे में हो जाते हैं, कहीं 24 घंटे में हो जाते हैं, कहीं पे 5 मिनट में हो जाते हैं। वो डिपेंड करता है कि उनका नेम सर्विस प्रोवाइडर कौन है, उसके ऊपर, उसने क्या टेक्नोलॉजी यूज की हुई है उसके ऊपर। तो इनका सवाल क्या था? इनका सवाल ये था कि किसी को अगर अपना ए रिकॉर्ड देखना है, किसी को अपना MX रिकॉर्ड देखना है या बनाना है, किसी को अपना SPF रिकॉर्ड देखना है या बनाना है, या किसी का देखना है या बनाना है, तो वो कहां जाएगा? दोबारा देखें, मैं अगर ये देखना चाह रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर अपना DNS कौन सा यूज करता है, मैं देखना चाह रहा हूं, पब्लिक है ना भाई, NSLOOKP लुकअप pmo.gov.pk, ये मैंने मालूम करना है। लेकिन कंडीशन क्या लगाई? क्या मालूम करना है? कौन सा वाला रिकॉर्ड मालूम करना है? नेम सर्वर वाला, नेम सर्वर। इसकी कमांड ऐसी नहीं होती, इसकी कमांड ऐसी होती है, आपने लिखा ns लुकअप और बोला set type = ns, और किसकी? pmo.gov.pk, इंटर। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का जो DNS है वो कौन सा है, कहां पे रखा हुआ है? कहां पे रखा हुआ है भाई? नेम सर्वर .cyber.net.pk, नेम सर्वर रैपिड कंप्यूट, नेम सर्वर रैपिड कंप्यूट, NS5 NS4 यहां रखा हुआ है। प्राइम मिनिस्टर की जितनी भी नेम रेजोल्यूशन होती है, जो उसके रिकॉर्ड डाले जाते हैं, वो यहां पे रखे हैं। आप किसी का भी देख सकते हैं। और उसमें कौन से, अब इन्होंने एक और सवाल कर दिया, मासूमाना सवाल। ये कह रहे सर ये 5-5 हैं, 5-5 एग्जिट, ये 5-5 है। ये कमांड ऐसे भी लिख सकते हैं आप, जैसे मैंने अभी लिखी है, और ये कमांड ऐसे भी लिख सकते हैं आप, host -t ns pmo.gov.pk, ऐसे भी कर सकते हैं, वही जवाब आएगा। वो दो अलग अलग कमांड है, क्यूरी करने का तरीका है। अब इसने कहा सर ये 5 हैं, यानी कि जब उनको कोई ए रिकॉर्ड डालना होता होगा तो वो 5-5 पे जाके डालते हैं। तो मैंने कहा अभी बता रहा हूं किस पर जाके डालते हैं। host -t स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी, SOA किसका? pmo.gov.pk। स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी कौन है? स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी कौन है? यानी कि स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी देख रहे हो कौन है? स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी का मतलब पता है क्या है? स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी का मतलब है, यहां देखें, मैं जा रहा हूं और मैंने लिखा host -t स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी बताओ। तुम सांबा में हो ना? ये है ना? ये नहीं, अच्छा वो पीके, सिर्फ पीके।
.com.pk। इसका स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी कौन सा है? इसने अपना स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी कहां रखा हुआ है? कहां रखा हुआ है? कह रहे इस डोमेन का स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी वो सर्वर के जिस सर्वर पे ये कनेक्ट होके अपने डीएनएस के रिकॉर्ड डालता है और वो फिर रिकॉर्ड पूरी दुनिया में वो पब्लिश होते हैं, प्रोपोगेट होते हैं, वो ये वाला सर्वर है। वो ये सर्वर है और उस सर्वर का जो एडमिन है उसका ये नाम है और उसकी जो डिफरेंट वैल्यूज हैं वो यहाँ पे वैल्यूज दी हुई हैं। ये इस तरह से, ये वैल्यूज क्या है अभी हम बनाएंगे तो हमें पता चल जाएगा। ये उसकी डेट वेट है तो बता रहा है अभी ये है। और अगर ये उसको भी ये जानना चाहे कि होस्ट -t NS कौन सा है तो NS यही वाला आएगा ऊपर वाला। बोला एक NS1 है एक NS2 है, दो हैं इसके नेम सर्वर। दोनों में से जो पहला वाला है वो प्राइमरी होगा, उसका नाम है NS1 जो स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी है। ये 2 के अंदर जाके रिकॉर्ड नहीं डालता होगा, ये रिकॉर्ड डालता होगा किस में जाके? 1 में जाके डालता होगा। 2 के ऊपर वो खुद ही पुश हो जाता होगा, स्लेव बना हुआ होगा, सेकेंडरी बना हुआ होगा और वही दूसरों को भी पब्लिश करता होगा, प्रोपेगेट करता होगा। NS1 NS2 में से स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी कहते हैं उसे, स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी कहते हैं उसे जिस सर्वर पे कनेक्ट होके, जिसका पोर्टल लेके, जिसका रिमोट लेके वहां पे रिकॉर्ड, A रिकॉर्ड, MX रिकॉर्ड, ये सारे रिकॉर्ड जहां पे डाले जाते हैं ये वो सर्वर है जो स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी है। जहां पे आप रिकॉर्ड डालते हैं फिर वो सर्वर बताता है जाके, वो फिर प्रोपेगेट करता है सबको। तो इसका कौन सा है भाई? ns1.samba.com.pk। ये वो सर्वर है, ये स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी है। ये नेम सर्वर है किसी भी डोमेन का। नेम सर्वर किसका होता है भाई? नेम सर्वर होता है डोमेन का। MX किसका होता है? क्यूरी करते हैं तो डोमेन लिखते हैं, डोमेन का, डोमेन.com। ए मालूम करते हैं सिंगल सर्वर का। स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी किसका होता है? डोमेन का। NS किसका होता है? डोमेन का। TXT रिकॉर्ड किसका होता है? डोमेन का। हाँ, सर्वर का भी हो सकता है क्योंकि जब आप वो करते हैं, फर्स्ट करें कोई डोमेन, मतलब डोमेन ओनरशिप की वेरीफाई करते हैं। हाँ। तो वो तो सब डोमेन की भी ओनरशिप वेरीफाई कर सकते हैं। समझ में नहीं आया आप क्या पूछना चाह रहे हैं? सर ठीक है, सही समझ में आ गया? हाँ सर। देखो कुछ चीजें होती हैं जो डोमेन से पता करते हैं। डोमेन से किसी सर्वर का TXT रिकॉर्ड नहीं होता, डोमेन का TXT रिकॉर्ड होगा। सर्वर का क्या रिकॉर्ड होगा? सर्वर के 2 रिकॉर्ड होते हैं। कौन से वाले रिकॉर्ड? यहां देखिएगा, मैंने पूछा होस्ट -t A रिकॉर्ड बताओ किस सर्वर का? ns1.samba.com.pk। भाई तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा हम तुम्हारे सर्वर का कर रहे हैं? हाँ, बुरा नहीं। कार्ड के ऊपर बेगम का नाम लिखा हुआ है शादी के अंदर। नहीं समझ में मेरी बात? बोला यार भाई लिख दो भाई, फलाने डॉक्टर साहब की बेटी से कर रहा हूं। ये जो अब हमने बोल दिया भाई तुम्हारा भाई शमीम नाम है तेरी बेगम का। भाई दोस्त है ना भाई, बोल दिया हमने भाई शमीम तो लड़कों का नाम होता है भाई। दोस्त है ना, हम तो मजाक कर रहे हैं, तफरीह कर रहे हैं भाई। लिखो ही नहीं अगर नाम ऐसा है तो भाई। भाई मजाक की बात है। तो मैं जो बताना चाह रहा हूँ ना, असल बात वही है कि ये तो हम पब्लिश किया हुआ है ना हमने, ये तो सारी दुनिया को हमें बताना है। ये कोई छुपाने वाली बात थोड़ी है। मैंने बता रखा है कि ये मेरा नेम सर्वर है और ये उसका एड्रेस है 103.210.4.138। ये मेरा वो सर्वर है जो मेरा नेम सर्वर है पहला।
और ये मेरा वो सर्वर है जो मेरा नेम सर्वर है दूसरा। अगर मुझे अपने डीएनएस डालना होगा तो यहाँ पे डालना होगा सारे रिकॉर्ड, चाहे वो ए हो, पीटीआर हो, एनएस हो, एमएक्स हो, एसओए हो, एसआरवी, सारे रिकॉर्ड्स जितने 50 के 50 रिकॉर्ड्स होते हैं वो सब में इसका रिमोट एक्सेस लेके या इसका वेब पोर्टल लेके, सी पैनल लेके उसमें रिकॉर्ड डालता हूं और फिर ये सारी दुनिया को मेरे रिकॉर्ड बताता है। ये वो है। तो स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी, ए रिकॉर्ड किसका होता है? ये किसी सर्वर का होता है। और एक और रिकॉर्ड जिसका मैं अब नाम लिख रहा हूं यहां पे, वो होता है पीटीआर रिकॉर्ड, जिसका काम क्या होता है? रिवर्स में 103.210.4.138। क्या रिवर्स में भी ये वही है? सॉरी, क्या रिवर्स में भी ये वही है? यानी कि नाम से जाओगे तब भी यही आएगा, आईपी से जाओगे तब भी यही आएगा। तो रिवर्स रिकॉर्ड यानी कि पीटीआर रिकॉर्ड भी इसी का बना हुआ है। पीटीआर रिकॉर्ड कौन सा रिकॉर्ड होता है? जिसमें हम आईपी बताते हैं और नाम मालूम करते हैं। ए रिकॉर्ड कौन सा रिकॉर्ड होता है? जिसमें हम नाम बताते हैं और आईपी मालूम करते हैं। और ये दोनों रिकॉर्ड किसके होते हैं? ये दोनों रिकॉर्ड किस चीज के होते हैं? ये दोनों रिकॉर्ड सर्वर के होते हैं। सर्वर। एनएस रिकॉर्ड किसका होता है? एनएस रिकॉर्ड किसका होता है? स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी रिकॉर्ड किसका होता है? ये सारे रिकॉर्ड किसके होते हैं भाई? यहां से यहां तक की रिकॉर्ड। एनएस रिकॉर्ड, एमएक्स रिकॉर्ड, टीएक्सटी रिकॉर्ड, एसओए रिकॉर्ड, ये सब होते हैं डोमेन के रिकॉर्ड। अगर कोई पूछे एसओ रिकॉर्ड क्या है तो आप बोलेंगे स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी। ये किसी भी डोमेन का हो सकता है और इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि इस डोमेन का डीएनएस सर्वर कौन सा है। अगर आप किसी भी डोमेन का डीएनएस सर्वर मालूम करना चाहते हैं तो आप कैसे मालूम करेंगे? आप स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी से मालूम करेंगे, वो बताएगा। और डीएनएस सर्वर का ये उसका वो है, डीएनएस सर्वर का एड्रेस भी पब्लिश करना है, एडमिनिस्ट्रेटर का एड्रेस भी पब्लिश करना है। एमएक्स क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। एनएस क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। और एनएस के अंदर अगर 2-3 एनएस हैं तो उस एनएस के अंदर हम ये मालूम करते हैं कि इसमें से स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी कौन सा है, यानी कि वो कौन सा है जो प्राइमरी है, वो कौन सा है जहां पे जाके हम रिकॉर्ड ऐड करेंगे। अब आपने देखा था ना पीएमओ के, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के 5 डीएनएस सर्वर थे। हमें कैसे पता चलेगा कि वो किस डीएनएस सर्वर के अंदर जो है वो अपना काम करते हैं? तो हमने वो कैसे निकाला? वो हमने ऐसे निकाला। अब एक रिकॉर्ड जो मैं चूंकि ईमेल की बात कर रहा था इसलिए मैं अब वो 2 बातें करके अपनी बात खत्म कर रहा हूं। रिकॉर्ड्स वाली कौन से डीएनएस कौन जैसे pmo.gov अपने पास उन्होंने जो बनाया सर्वर बनाया जिसके ऊपर उन्होंने हमें सर्वर बनाया, फिर अपने पास डीएनएस भी जो डाला हुआ हाँ अपडेट होने के लिए, हाँ वो कौन सा डीएनएस? जैसे ये आईपी आ रही है 103 वाली इंटरनेट की। सवाल तुम्हारा समझ में नहीं आ रहा। सवाल समझ में आएगा तो जवाब दे दूंगा। डीएनएस क्या डालेंगे उस सर्वर के ऊपर जिन्होंने एनएसएम बना लेंगे, एनएसएम पे डीएनएस क्या डालेगा? सांबा का डीएनएस क्या बोल रहे? सिर्फ सांबा का डीएनएस कौन सा होगा यही पूछ रहे हैं। सांबा का डीएनएस मालूम करना है तो वो पूछेंगे सांबा का डीएनएस। मैं सर किधर जो है ना वो सर किधर मारूंगे बताओ। इसका मतलब ये है कि मैं तुम्हें नहीं समझा पा रहा। इसका मतलब तो ये है, अब एक एक रिकॉर्ड को देखो, क्या तुम उस रिकॉर्ड के बारे में 1 2 3 4 5 ये 5 रिकॉर्ड और एक ये छठा रिकॉर्ड जो मैंने बताया टीएक्सटी, उसकी टाइप होती है एसपीएफ। इसको गौर से देखो, क्या इन रिकॉर्ड्स के बारे में आप सबको मालूम है? आप किसी को भी खड़े होकर बोल सकते हैं कि हाँ जी डीएनएस क्या है? कोई पूछेगा आप बोलेंगे डीएनएस तो नेम रिजॉल्वर है।
डीएनएस सर्वर क्या करता है, आप उसको नाम बताते हैं वो आपको आईपी बता देता है, आप उसको आईपी बताते हैं वो आपको नाम बता देता है, आप उसको डोमेन बताते हैं वो आपको डोमेन का नेम सर्वर बता देता है, आप उसको आप उसको डोमेन बताते हैं वो आपको एमएक्स बता देता है, आप उसको डोमेन बताते हैं वो आपको डोमेन का स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी कि कौन सा डीएनएस इसका प्राइमरी डीएनएस है, कौन सा वो डीएनएस है जिसके अंदर जो है वो यहाँ पे रिकॉर्ड डाले जाते हैं वो बता देता है। आप उसको डीएनएस को डोमेन बताते हैं और वो आपको ईमेल का एसपीएफ टीएक्सटी रिकॉर्ड बता देता है। अब पूछो क्या बात पूछनी है। सवाल ये है कि इनका सवाल सुनो भाई गौर से, थोड़ा जोर से बोलो ना यार। डीएनएस कौन से यूज कर रहा होगा? सर ने अभी बताया ना कि जो आईएसपी आपके पास यूज हो रही होगी, जो भी लिंक होगा उसका डीएनएस कौन सी आईएसपी यूज हो रही है पता चलता है यहाँ से? क्या मतलब? वो ये कह रहे हैं आईएसपी कैसे पता चलेगी हमें बहुत से नहीं पता चल सकती। नहीं तो ये जो एनएस लुकअप से होगा, एनएस लुकअप से तो हो जाएगा। आईपी आ गई है। इसने बड़ी प्यारी बात की है, बड़ी ही मासूम बात की है। इसने बोला सर जी ये तो बता दिया आपने आईपी है, अब ये भी बताओ ना आईएसपी कौन सी है, ये बताओ ना आईएसपी कौन सी है, ये कैसे पता चलेगा? बोला ये तो बताओ आईपी कैसे पता चलेगा? लिनक्स में पता चलेगा, गूगल पे तो अगर हम वहां चले जाएं तो वहां से तो हम 2 मिनट में निकाल लेंगे। भाई मैं यहाँ लिखूं कंट्रोल सी करूं और यहां से बोलूं क्या करते हैं, कमांड क्या लिखते हैं भाई, वो क्या लिखते हैं यहाँ पे, क्या लिखूं नाम बताओ ना। पब्लिक आईपी ट्रेसर लिखेंगे आप आ जाएगा। हु इज लिख दूं, ये भी सही। देखो क्या आता है अभी। अरे गलत लिख दिया शायद मैंने, सर ये एमएक्स टूल से ही शायद पता चल जाएगी। वहीं से पता चल जाएगी। वैसे लिनक्स में कमांड होती है, मैं कमांड याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिस तरह वो कर्ल की कमांड होती है ना, बता देता हूँ अभी। उससे पता चल जाएगी। यहीं से पता चल जाएगी ये मल्टीनेट यूज कर रहा है, कौन सी यूज कर रहा है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। सर ये आप जब कोई चीज भूलते हैं तो याद करने के लिए ये वो कमांड भी बता दें। कर लिखते हैं इफ config.me से मुझे मेरा पब्लिक एड्रेस पता चलता है और ये मेरा एड्रेस किस आईएसपी से आ रहा है। यार कहीं लिखी भी होगी, बहरहाल मैंने किसी और को भी बताई थी, अभी जहन में आती है तो बताता हूँ। बहरहाल अभी मैं यहाँ गया, लिनक्स में कमांड होती है जो मुझे लोकेशन बता देती है, लेकिन कमांड लाइन तो कमांड होती है, यहाँ से मैं मालूम कर सकता हूँ ना भाई। क्या करूँ भाई? सबसे पहले कहाँ पे? क्विज में? अच्छा, आईपी लोकेशन फाउंडर जियो लोकेशन, मैं चला गया यहाँ पे, ये मुझे बता देगा भाई। वैसे लिनक्स की एक कमांड भी होती है, अभी मुझे याद नहीं आ रही, तो उसने कुछ बताई मुझे, वो आईपी आ रही है। पब्लिक एड्रेस मेरा तो ये है जो मुझे मालूम करनी है, मैंने कंट्रोल भी करके। क्या आईपी थी भाई तुम्हारी, याद है तुम्हें? हाँ अबे याद ही नहीं है तुम्हें। चलो 103.2014 यहाँ से मैंने इसको किया कॉपी, अभी फटाफट पता चल जाएगा क्या मसला है, वहां से पता चल जाएगा। ये मैंने यहाँ गया और कंट्रोल वी कर दिया और आईपी लुकअप किया, अभी पता चल जाएगा। लिनक्स में आईपी लुकअप की कमांड होती है, लिनक्स में भी होती है, लेकिन मैं यहाँ गया, मैंने कहा भाई आईपी लुकअप लिनक्स कमांड लाइन, लिनक्स टर्मिनल, अभी देखो आ जाएगी। क्या गई? नहीं वो नहीं आई यार, नहीं वो नहीं आई, वो नहीं आई यार। चलो खैर छोड़ो, वो मैं यहाँ पे चला गया, मैंने अभी मालूम कर लिया। कहाँ पे था मैं भाई? यहाँ पे था, मैंने मालूम किया यहाँ से, तो आप देख लो कुछ आया है भाई डिटेल। कहाँ की आई है भाई? कहाँ की आई है?
ये आईपी किसके पास है? यहाँ पे वो भी नहीं बता। क्या नहीं बता रहा? वो कह रहा है ipinfo.io से आप मालूम कर सकते हैं, कर्ल ipinfo.io भी लिख के भी आप मालूम कर सकते हैं। क्या बता रहा है भाई ये? बोला ये सांबा बैंक लिमिटेड को आईपी दी हुई है और उसकी लोकेशन भी उसने बता दी, ये आईपी एड्रेस है, इसको मिला हुआ है, ये आईपी एड्रेस है, इसको मिला हुआ है। आईएसपी का नाम नहीं आ रहा कहीं पे? आईएसपी सांबा अबे आईएसपी सांबा थोड़ी है वो तो। क्यों दिया हुआ है? आईपी एड्रेस नहीं है। आईएसपी सांबा इसलिए दिया हुआ है कि अगर इनसे कुछ हो तो एफआई वाले डायरेक्ट इनके पास चले जाएं, वो मल्टीनेट के पास नहीं जाएं भाई, इसलिए उनका नाम लिखा हुआ है आईएसपी में। वरना वो मल्टीनेट के पास जाएंगे, बोलेंगे भाई आपका कस्टमर है, लॉग तो ये करो वो करो। उन्होंने बोला भाई डायरेक्ट हाँ इन्हीं का दे दो डायरेक्ट, ताकि डायरेक्ट इनके ऑफिस में पहुंच जाए। ये भी तो होता है ना, वरना वो फिर वहां जाएंगे बोलेंगे लॉग दो। अबे भाई किस किस की लॉग रखें, कितना स्टोरेज रखें। खैर मैंने बंद कर दिया। अब मैं वापस चला गया यहाँ पे। आईएसपी भी पता चल जाती है, वो डिपेंड करता है कि आप क्या कमांड यूज कर रहे हो, सब पता चल जाता है पूरी डिटेल। मैं यहाँ चला गया, कौन कौन से रिकॉर्ड मैंने बता दिए, कौन से रह गए। एक रिकॉर्ड होता है जिसको हम कहते हैं एसआरवी रिकॉर्ड। किसी को याद है? हमने एक दफा यूज किया था, याद है किसी को? एसआरवी रिकॉर्ड। हाँ हमने एक्टिव डायरेक्टरी, ये रिकॉर्ड क्या है? इससे पहले जब ये रिकॉर्ड नहीं होता था तो इससे पहले एक चीज होती थी, उसको हम कहते थे एसएलपी पहले होता था। अब एसएलपी के बाद आ गया एसआरवी रिकॉर्ड डीएनएस के अंदर। कभी किसी ने विंडोज की मशीन को डोमेन ज्वाइन कराया? विंडोज की मशीन को? बोले हाँ सर मैं तो बहुत कराता हूं। है कोई किसी ने कराया? कभी कराया? अभी फैसल ने कर 50 दफा भी कराना, खामोश रहता है बेचारा, बोलता नहीं। सर ये सवाल पहले भी किया था, मैं फंस गया था। किसी ने भी अगर डोमेन ज्वाइन कराया होगा विंडोज की मशीन को, तो उसको ये बात 100% मालूम होगी कि डोमेन ज्वाइन कराने के लिए हमें क्या चीज चाहिए होती है? क्या चीज चाहिए होती है? दो चीजें चाहिए होती हैं, दो चीजें। एक नेटवर्क की सेटिंग के अंदर डीएनएस का सही एड्रेस जो पॉइंट हो रहा होता है हमारे एडी के ऊपर आमतौर पे, और दूसरी चीज डोमेन का नाम। हम विंडोज की मशीन पे डोमेन ज्वाइन करते हुए विंडो एक्टिव डायरेक्टरी का ना आईपी देते हैं ना एक्टिव डायरेक्टरी का नाम बताते हैं। हम वहां पे क्या डालते हैं? डोमेन का नाम डालते हैं। ऐसे ही है ना भाई, डोमेन का नाम डालते हैं। जब डोमेन का नाम डालते हैं तो क्या होता है? एसआरवी की बात कर रहा हूं। जब डोमेन का नाम डालते हैं तो क्या होता है? ये सारे डोमेन वाले हैं, हम बोलते हैं कि हमारा एक डोमेन है, मिसाल के तौर पे onwire.pk, और डीएनएस एड्रेस, डीएनएस सर्वर ये है। हम इतना बोल देते हैं, हमारी रिक्वेस्ट विंडोज की मशीन से जाती है इस डीएनएस के पास, और इस डीएनएस के पास जाके क्यूरी करती है। क्या क्यूरी करती है? वो ये क्यूरी करती है, देखें क्यूरी, देखें क्या करती है वो। उसने क्यूरी की होस्ट -t SRV LDAP डॉट TCP डॉट, मिसाल दे रहा हूं मैं, samba.com.pk। आमतौर पे एडी सर्वर जो है वो पब्लिश नहीं होता, लेकिन अगर वो क्यूरी करेगा तो कैसे करेगा? होस्ट -t SRV LDAP डॉट _TCP डॉट samba.com.pk। जब वो ये क्यूरी करेगा तो इस क्यूरी के रिजल्ट में वो उसको क्या बताएगा? वो उसको बताएगा, क्या बताएगा? वो उसको बताएगा कि इस डोमेन का जो LDAP सर्विस है वो कहां चल रही है, LDAP की सर्विस कहां चल रही है, एक्टिव डायरेक्टरी कहां चल रही है, वो उसकी इंफॉर्मेशन आपको देगा। वो कहलाता है एसआरवी रिकॉर्ड। अगर आप किसी भी डोमेन की कौन कौन सी सर्विस कहां चल रही हैं, अगर आप ये मालूम करना चाहते हैं तो आपको जो रिकॉर्ड यूज करना पड़ेगा, उस रिकॉर्ड का नाम क्या है?
SRV रिकॉर्ड, SRV रिकॉर्ड सर्विस रिकॉर्ड कहलाता है ये। इससे पहले जब ये नहीं होता था, DNS का इतना कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं था, तो उस वक्त चलता था SLP सर्विस लोकेशन प्रोटोकॉल। एक सर्वर होता था, मैं पुरानी बात कर रहा हूं, नवीद भाई को शायद याद हो, एक सर्वर होता था जिसपे हम बताते थे कि हमारा FTP सर्वर यहां चल रहा है, हमारा प्रिंट सर्वर यहां चल रहा है, हमारा XYZ कोई भी सर्वर है कहां चल रहा है। तो क्यूरी आती थी यूजर की इसके पास, यहां से पता चलता था कि FTP कहां चल रहा है। इसको हम कहते थे सर्विस लोकेशन प्रोटोकॉल, SLP सर्वर। SLP सर्वर, मुझे नहीं पता कि मेरा FTP सर्वर की IP क्या है, मुझे नहीं पता मेरे प्रिंट सर्वर की IP क्या है, तो मैं अपनी मशीन से प्रिंट भेजता था, वो प्रिंट की रिक्वेस्ट आती थी इसके पास, यहां से वो पूछता था कि यार प्रिंटर सर्वर कहां रखा हुआ है, यहां से IP पता चलती थी और वो उस प्रिंट सर्वर के ऊपर IP भेज देता था प्रिंटिंग। ये पुरानी बात हो गई। अब तो सारा रिकॉर्ड कहां पे आता है, DNS के अंदर SRV रिकॉर्ड। DNS इंफ्रास्ट्रक्चर की मेन सर्विस है, सर्विस रिकॉर्ड। और सर्विसेज के रिकॉर्ड कैसे आप देखते हैं, ये जो मैंने रिकॉर्ड यहां पे रखा है, ये जो मैंने रिकॉर्ड यहां पे रखा है, ये देखना जरा, क्या यही तरीका होता है रिकॉर्ड को, SRV सर्विस रिकॉर्ड को देखने का? क्या यही तरीका होता है कि मैं ये देखूं कि मेरी HTTP की सर्विस कहां चल रही है? क्या यही तरीका होता है? मैं गया, मैंने कहा यार मुझे कंफर्म कर रहा हूं, मैं कंफर्म कर रहा हूं। यहां पे चला गया, गूगल पे गया, और गूगल पे जाने के बाद मैंने क्या लिखा है, SRV रिकॉर्ड लुकअप कमांड, सही है, SRV CMD। अगर मैं यहां पे लिखूंगा तो कमांड कैसी आ रही है भाई, ये देखो जरा, मैं इसको एक दफा ओपन कर लेता हूं। क्या मैंने जो कमांड लिखी है वो कमांड उससे मैच कर रही है? चेक कर लेते हैं। कहां गई भाई, क्या कमांड मैच कर रही है? ये देख लो, कमांड क्या लिखी है भाई, ये उसका नाम है, जो भी नाम होगा वो उस नाम से जो है वो आपको क्यूरी करते हैं। सिंपल सी क्यूरी है, किसी भी, ये कमांड होती है, किसी भी SRV रिकॉर्ड की क्यूरी करनी है, ये सिंपल सी कमांड है, आप यहां पे लिखें। अगर वो पब्लिश होगा, पहली बात है किसी का भी पब्लिश नहीं होता, अगर कोई पब्लिश होगा तो आप यहां पे LDAP का आमतौर पे होता है, आप अपनी विंडोज की मशीन पे ये कमांड चला के देख लीजिएगा, आपको ये लिख के देख लीजिएगा अपने लोकल एनवायरनमेंट में। जब आप ये कमांड चलाएंगे तो वो आपको आपके एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर्स का जो नाम है, जो IP है, वो आपको बता देगा। अगर आप अपनी विंडोज की मशीन से आपने डोमेन ज्वाइन किया हुआ है तो ये आपको क्यूरी चलाएंगे, आपको बता देगा। यहां पे जो रिजल्ट आएगा वो एक्टिव डायरेक्टरी के सर्वर का नाम आ रहा होगा। ये जब हम विंडोज की मशीन को AD का मेंबर बना रहे थे तो उस वक्त जो है वो हमने ये बताया था। दो बातें रह गई, एक रह गया DKIM रिकॉर्ड। ये दोनों रिकॉर्ड जो है ना ईमेल से रिलेटेड है, दोनों रिकॉर्ड ईमेल से रिलेटेड है। मैं ईमेल में इसकी बात करूंगा। एक रिकॉर्ड यहां पर लिखा हुआ है CNAME रिकॉर्ड। CNAME रिकॉर्ड, CNAME रिकॉर्ड क्या होता है? CNAME रिकॉर्ड देख लें यहां पे कैसे क्यूरी करते हैं। मैंने कहा होस्ट -T, या ऐसे नहीं करता, ऐसे करता हूं, nslookup www.gmail.com, gmail.com। CNAME क्या है? एलियस है, एलियस क्या चीज है? ये देखिए लिखा हुआ है, वो कह रहा है अगर तुम www.gmail.com लिखोगे तो भी, तुम लिखोगे, ये लिखोगे तो भी Gmail खुलेगा, mail.google.com खोलोगे तो भी Gmail खुलेगा, mail.google.com की जगह google.google.com.l.google.com लिखोगे तब भी ये खुलेगा। ये असल सर्वर का नाम है, ये उसका IP वर्जन 4 का एड्रेस है, ये असल सर्वर का नाम है, और ये उसके IP वर्जन 6 का एड्रेस है।
अगर आपको अपनी ईमेल खोलनी है तो आप googlemail.com mail.google.com लिख के खोलें, gmail.com लिख के खोलें, googlemail.l.google.com लिख के खोलें, जिस तरह भी खोलें खुलेगी वही, खुलेगा वही पेज। ऐसा खोल लें, ऐसा खोल लें, इस तरह खोल लें। ये उसके आईपीज हैं। कोई भी नाम आप लिखेंगे उसके अगेंस्ट जो आईपीज आपको मिलेंगे वो ये मिलेंगे। और मेरे जहन में एक बात आई कि अगर मैं ऐसा कर लूं, कैसे कर लूं? मैंने कहा होस्ट -t PTR, रिवर्स में बताओ, रिवर्स में 216.58.207.5 क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? क्या बताया उसने? उसने बोला असल में जो सर्वर का नाम है ना, असल नाम जो सर्वर का है वो तो ये है। जो अगर इस आईपी से जाओगे तो मैं जिस सर्वर पे पहुंचाऊंगा वो सर्वर का नाम ये है। इस सर्वर का नाम ये है। इस आईपी के अंदर जो सर्वर आ रहा है उसका नाम ये है। लेकिन उसके कैनोनिकल नेम कितने हैं? हो सकता है जब मैं इसके नाम पूछूं ना तो इसका कैनोनिकल नेम जो है ना www.gmail.com हो, या उसके कैनोनिकल नेम में ये सारे आ रहे हो। कैनोनिकल नेम समझ रहे हैं ना? एलियस ये कह रहा है असल में जो सर्वर है ना वो ये नाम है उसका। अगर मैंने इसको कॉपी किया और कॉपी करके मैं यहां पे इसको पूछूं होस्ट -t a, अगर मैं यहां पे इसको पेस्ट कर दूं तो क्या आईपी आया? ये वाला आईपी आया। और अगर मैं यहां पे ये लिखूं ए नहीं बल्कि सी नेम, तो देखो क्या नाम आ रहा है। कह रहा है इसका कोई सी नेम रिकॉर्ड नहीं है, उसका कोई सी नेम रिकॉर्ड इंटर नहीं है। लेकिन इसके सी नेम रिकॉर्ड जो है ना आपको यहां पे सारे मिल गए। कि सी नेम क्या होता है? आप किसी भी सर्वर को जिस तरह से भी खोल के देखना चाहें, जिस नाम से भी एक्सेस करें। अब देखो मैंने यहां लिखा है facebook.com, अब मैं इसमें www नहीं लगा रहा, सिर्फ facebook.com लिखा है। तो उसने बता दिया कि भाई अच्छा facebook.com लिखोगे तो ये उसका आईपी है और ये उसका जो है ना फेसबुक खुल जाएगा। ये कहलाता है सी नेम रिकॉर्ड। सी नेम एक रिकॉर्ड है जिसको हम कहते हैं DKIM। ईमेल सर्वर के लिए होता है। 60-70% लोगों को जो ईमेल सर्वर चला भी रहे होते हैं उनको भी पता नहीं होता उसके बारे में। लेकिन अब क्योंकि कुछ अरसे से जरा सिक्योरिटी की ज्यादा बातें हो रही हैं, इसलिए लोग जो है वो इस रिकॉर्ड को अपने पास इंप्लीमेंट करते हैं। DKIM क्या रिकॉर्ड है भैया? डोमेन की आइडेंटिफाइड मेल। जब आपके सिस्टम पे किसी की ईमेल आएगी तो ये हो सकता है ना कि कोई आपने SPF मैच कर लिया, SPF मैच हो गया, किसी ने आपके सर्वर को ही कंप्रोमाइज किया और आपके सर्वर का आईपी यूज करते हुए ईमेल कहीं और जनरेट कर रहा है और आपके सर्वर को यूज करते हुए उसको रिले करते हुए ईमेल यहां से भेज रहा है। मैं दोबारा अपनी बात समझा रहा हूं। ईमेल जनरेट कहीं और हुई, किसी और जगह जनरेट हुई और जनरेट होने के बाद वो आ गई यहां पे आपके सर्वर पे और आपके सर्वर से जो है वो निकल गई किसी भी तरह से कि कोई यूजर नेम पासवर्ड कंप्रोमाइज हो गया। अब अगर यूजर नेम पासवर्ड कंप्रोमाइज हो जाएगा तो चाइना में किसी को पता चल जाएगा तो वो चाइना में अगर यूजर नेम पासवर्ड डाल के और आउटलुक कॉन्फ़िगर करके अगर वहां से ईमेल निकालेगा तो निकलेगी या नहीं निकलेगी? हाँ कैसे निकलेगी यार? आप भी बोल रहे हाँ हाँ निकलेगी, निकलेगी। यूजर नेम पासवर्ड पता चल गया तो चाइना से भी ईमेल जाएगी क्या? तुम्हारा ईमेल अकाउंट चाइना में यूज हो जाएगा? बोले नहीं भाई, क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? अगर मेरा क्रेडिट कार्ड पंजाब में अगर किसी को मिल जाए तो क्या वो खरीदारी नहीं कर सकता? कर सकता नहीं कर सकता? और यही चाइना में किसी को मिल जाए तो खरीदारी कर सकता नहीं कर सकता?
हाँ नहीं वीजा कार्ड है तो हो जाएगा। हाँ वीजा ही है ना, हाँ, इंटरनेशनल हो जाएगा ना, हो जाएगा। हाँ इंटरनेशनल हो जाएगा। हो जाएगा ना। भाई ये नहीं होगा, लोग बोलेंगे यार तुम तो पाकिस्तान में थे, तुम चाइना से कैसे कर रहे हो, बैंक की कॉल आएगी क्या? भाई अगर मेरा यूजर नेम पासवर्ड किसी को भी पता चल जाए जो दुनिया में कहीं भी बैठा हुआ है, तो वो मेरे ईमेल सर्वर को यूज करते हुए ईमेल निकाल सकता है। अब DKIM इसको क्या करता है? DKIM इसको रोकता है। हम रिसीवर को बोलते हैं, अगर रिसीवर ने अपने पास ये चेक लगा रखा है, रिसीवर के एंड पे हमारा काम ये है कि हमने रिकॉर्ड पब्लिश कर दिया, हमारा काम ये है कि हमने रिकॉर्ड पब्लिश कर दिया। अब रिसीवर का काम क्या है? रिसीवर का काम है कि जब ईमेल उसके पास आए तो उस ईमेल के हेडर में एक की होगी। उसका काम है कि वो चेक करे कि यार डीएनएस में जो की है और जो ईमेल के अंदर की आई है वो मैच कर रही है नहीं कर रही। वो एक दफा डीएनएस से क्यूरी करके की जो है ना, जिन डोमेन से वो कम्युनिकेट करता है उनकी की अपने पास कैशे में रख ले, और जैसे ही कोई ईमेल आए उस डोमेन से मैच करे, यार ये की इससे मैच कर रही है नहीं कर रही। अगर मैच कर रही है तो ईमेल रिसीव कर ले। अगर एसपीएफ मैच कर रहा है और की मैच नहीं कर रही, एक चीज मैच कर रही है और एक चीज मैच नहीं कर रही, ये दोनों साथ मिलके चलते हैं। एक चीज मैच कर रही है और दूसरी मैच नहीं कर रही तो क्या करेगा वो भी फिर हम बताते हैं कि यार रिसीव कर लो, रिजेक्ट कर दो, सख्ती रखो, सही है, वो भी हम बताते हैं। फिर क्या हो रहा है, मिसाल दे रहा हूं, हमारी ये दो चीजें मैच नहीं कर रही और हमें मैच करवानी भी नहीं आती, तो हम सामने वाले को क्या बोलेंगे? यार मैं इसको देख रहा हूँ यार, अभी तो ईमेल रिसीव कर लो यार। आगा खान का एक बिल है जो मैं इंश्योरेंस कंपनी हूँ, वो बिल मुझे भेजना है, मेरे पास आ ही नहीं रहा यार अभी कर दो यार रिसीव, यार अभी अलाउ कर दो यार। ये आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। फिर जब ईमेल रिसीव नहीं होगी तो जाहिर है जब कोई ईमेल भेजेगा और रिसीव नहीं होगी तो वो अपने एडमिनिस्ट्रेटर के पास जाके गाएगा ना, तो फिर एडमिनिस्ट्रेटर उसके एडमिनिस्ट्रेटर को बोलेगा यार मैं फिक्स करने की कोशिश कर रहा हूं, आप इसको अभी देख लो यार, रिसीव कर लो। जो शक्ति आपने अपने पास लगा रखी है, जो चेक लगा रखे हैं, उन चेक को जरा थोड़ा सा हल्का कर दो। मेरे डोमेन के लिए मेरे डोमेन को व्हाइट लिस्ट कर दो, मेरे डोमेन को बाईपास कर दो कि वो ये दो चीजें चेक ना करें। बात क्लियर हुई? DKIM क्या है? हर ईमेल के अंदर एक की जाएगी, वो की अगर मैच करेगी तो आपकी मेल जाएगी। ये आप चेक कर सकते हैं आपके पास, हम ईमेल में वैसे बात करेंगे लेकिन आप चेक कर सकते हैं अगर आपके पास DKIM वैलिडेटर के नाम से मौजूद है। DKIM वैलिडेटर, ये रहा DKIM वैलिडेटर। ये एड्रेस देता है, एक बोलता है कि भाई तुम मुझे इस एड्रेस के ऊपर ईमेल करो। जब तुम ईमेल करोगे तो उसके 10 सेकंड के बाद आके व्यू रिजल्ट कर लेना, तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारा SPF DKIM पास हो रहा है या नहीं हो रहा। आप अपने सर्वर से उसको ईमेल करें और फिर 5-10 सेकंड के बाद जाके क्या चेक कर लें, व्यू रिजल्ट कर लें। 10 सेकंड के बाद उसके पास ईमेल आ चुकी होगी आपकी, तो वो आपको पूरी डिटेल रिपोर्ट दे देगा कि तुम्हारा DKIM पास हो रहा है या नहीं हो रहा, तुम्हारा SPF पास हो रहा है या नहीं हो रहा, वो आपको बता देगा। अगर दोनों चीजें पास हो रही हैं तो इट मीन्स कि आपका ईमेल सर्वर हेल्थी है, आपका ईमेल सर्वर जो ईमेल सर्वर के रूल्स हैं उनके मुताबिक काम कर रहा है, आपने कॉन्फ़िगर किया हुआ है। और अगर नहीं है, वो पास नहीं करता है, तो ये चेक करने का तरीका है। अगर वो पास नहीं करता है तो इट मीन्स कि आपको अपने एंड पे काम करने की जरूरत है। आखिरी बात, ये सिर्फ और सिर्फ रिपोर्टिंग का मैकेनिज्म है। किस चीज का मैकेनिज्म है? रिपोर्टिंग का मैकेनिज्म है। डीमार्क रिपोर्टिंग का मैकेनिज्म है। डीएनएस के अंदर रिकॉर्ड बनता है, TXT रिकॉर्ड, और उस TXT रिकॉर्ड के अंदर डीमार्क उस रिकॉर्ड की टाइप होती है। जिस तरह SPF है, जिस तरह DKIM है, इस तरह डीमार्क एक रिकॉर्ड की टाइप है। उसमें हम क्या बताते हैं? उसमें हम ये पब्लिश करते हैं, किसे क्या पब्लिश कर रहे हैं? DNS के ऊपर क्या पब्लिश कर रहे हैं, और उससे हमें क्या फायदा होता है वो देखिएगा। मैं हूं पाकिस्तान में,
अमेरिका की एक स्टेट से मैक्सिको से एक बंदा ईमेल करता है सऊदीया की एक कंपनी में एक बंदे को, और नाम क्या इस्तेमाल करता है? मैक्सिको से सऊदीया की एक कंपनी में एक बंदे को ईमेल करता है, नाम क्या इस्तेमाल करता है? onwire.pk, ovens@onwire.pk, वहां से ईमेल करता है उसको, और ये चले जा रहा है, हर महीने एक ईमेल डाल देता है, हर महीने 2 ईमेल डाल देता है। अब ऐसा को कैसे पता चलेगा? ऑनवायर को कैसे पता चलेगा? कभी सर्वर रिसीव कर लेता है, कभी रिजेक्ट कर देता है, और ये सिलसिला जनाब चला जा रहा है। इनको कैसे पता चलेगा? अगर इन्होंने अपना डीमार्क कॉन्फ़िगर किया हुआ होगा तो वो सर्वर कि जिसके पास ईमेल आती है और उसने अपने पास चेक लगा रखे हैं, वो उसकी ईमेल को स्पैम में डाल देता है, जंक में डाल देता है, रिजेक्ट कर देता है। वो सर्वर इनको बताएगा, इनको ईमेल करेगा और उसमें बताएगा कि तुम्हारे डोमेन से मेरे पास 10 ईमेल आ रही हैं, तुम्हारे डोमेन से मेरे पास 10 ईमेल आ रही हैं रोज की। वो भी हमारे पास ऑप्शन है कि हम बोले रोज की ईमेल करो, महीने में 1 दफा ईमेल करो, हफ्ते में 1 दफा करो। हमारे पास ऑप्शन है, वो इनको बताएगा कि इस आईपी से तुम्हारे पास, तुम्हारे डोमेन से हमारे पास ईमेल आ रही है, क्योंकि जाहिर है वो रिवर्ट भी तो करेगा। सही है, वो एमएक्स देखेगा, एमएक्स देख के भेजेगा इनको। इनको पता चल जाएगा, फिर ये उस एड्रेस को, उस आईपी को लेके बाराकोटा को देंगे, बाराकोटा इसको ब्लैकलिस्ट कर दो। फिर ये ऐसी कंपनीज को भेजेंगे कि भाई ये है वाइट, ये ब्लैकलिस्ट, ये एड्रेस कुछ मेल फंक्शनिंग कर रहा है, इस एड्रेस को ब्लैकलिस्ट करो, चेक करो अपने पास कौन है ये डोमेन स्पूफिंग कर रहा है, मेरा नाम इस्तेमाल कर रहा है। और नहीं करें तो कोई मसला नहीं है भाई, नहीं करें तो कोई मसला नहीं है। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? ये तो हमने एक चीज दे रखी है ना कि अगर आप, हमारा ड्राइवर गाड़ी अच्छी नहीं चला रहा तो पीछे लिखा हुआ है, इस नंबर पे कॉल कर दें। अबे कितनी पाकिस्तान में कंपनी है, किन किन के पीछे लिखा होता है, कितनी के पीछे लिखा होता है बताओ ना? 2, 3, 4, 5 कंपनी जिनके पीछे लिखा हुआ है। अगर हमारा ड्राइवर सही ड्राइव नहीं कर रहा तो हमें इत्तला कर दें। हमारी तो कंपनी की 6 गाड़ियां, हम किसी के पीछे भी नहीं लिखा हुआ कि ड्राइवर कैसी चला रहा है, इत्तला करें तो उससे क्या है? और शायद हमारे यहाँ कोई उस नंबर पर फोन करके ये भी नहीं बताता हूँ यार तुम्हारा ड्राइवर तो बहुत ही गंदी गाड़ी चला रहा है, मंड रहा है। हम बताते हैं कभी कोई हमें साइड भी मार जाए ना, वो वाली ड्राइव जिसके पीछे नंबर लिखा होता है, हम बोलते हैं जाने दो यार, ऐसा ही है ना, हम तो नहीं करते। लेकिन इस केस में हमें पता होना चाहिए, इस वक्त जो सारे मामला चल रहे हैं ना, इसमें हमें पता होना चाहिए कि हमारा डोमेन कौन यूज कर रहा है। हमारे डोमेन की स्पूफिंग तो नहीं हो रही कहीं? हमारे डोमेन का नाम इस्तेमाल करके ऐसी बहुत सारी साइट्स हैं, मैं यहाँ चला जाऊं और यहाँ पे उस साइट का नाम लिखूं तो एक साइट खुल जाएगी, वो मुझे कहेगी कि अपना नाम लिखो और डोमेन का नाम इसका लगा दो, tayyab@sambabank.com.pk लग के इनके पास मिल जाएगी और इसके मेल बॉक्स में ड्रॉप भी हो जाएगी। देखेगा मोबाइल खोलो और सारी ईमेल तो आ गई और सारे नाम भी लिखा हुआ है tayyab@sambabank.com.pk, अभी आ जाएगी इसके पास। हाँ, अगर इसने अपना डीमार्क सेट किया हुआ होगा तो इसको ये पता चल जाएगा कि इस आईपी से ये मेरा नाम इस्तेमाल करके इसको ईमेल की गई है, फौरन जो है वो रिपोर्ट डाल देगा। ये फौरन रिपोर्ट कर सकता है कि इस आईपी से डोमेन स्पूफिंग की गई है। और ये अलग बात है कि सोता रहेगा मैं छोड़ो यार, कर ली किसी ने, क्या क्या हो यार, कोई बात नहीं यार, कुछ भी नहीं होगा। उम्मीद है कि आपको मैंने कोशिश की है समझाने की, समझ में आ गई होगी। अब ये मैं करके आपको इंशाल्लाह कल दिखाऊंगा। मैंने इसको डीएनएस कॉन्सेप्ट के नाम से